हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टूरिज्म की। सो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 टूरिज्म का वन शॉट पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। अभी हमने पार्ट 1 डिस्कस कर लिया था, बट अब हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। यानी बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि पार्ट 2 कब आएगा। तो आज इस वीडियो में हम पार्ट 2 के जितने भी आपके यूनिट 5, यूनिट 6, यूनिट 7 और 8 जो है, इनके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में पूरी पॉसिबिलिटीज है जिनकी आने की। और इस वीडियो से बाहर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके आते हैं यूनिट 5। यानी यूनिट 5 का नेम आपका है टूर पैकेजिंग एंड प्रोग्रामिंग, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 आता है व्हाट इज पैकेज टूर। यानी पैकेज टूर बेसिकली होता क्या है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपके 2 मार्क्स में देखे जाते हैं कि 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस आपके ज्यादातर पूछे जाते हैं कि पैकेज टूर का क्या मतलब होता है, और इसके आने की पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा है, तो उसको जरूर करके जाना। तो इसका आप आंसर देखते हैं कि आपको एग्जाम में कैसे लिख के आना है और क्या इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर है पैकेज टूर कंप्राइजेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स ऑफ सर्विसेज। यानी पैकेज टूर के अंदर 2 या उससे ज्यादा कंपोनेंट्स होते हैं सर्विसेज। यानी जो भी आपको एक पैकेज टूर बनाते समय हमने आइटनरी का भी डिस्कस करा था, आइटनरी कैसे बनती है, तो उसके अंदर जितने भी सर्विसेज आपको दी जाती है ना, वो सब पैकेज टूर के अंदर आते हैं। ठीक है, आइटनरी के अंदर पैकेज टूर भी आता है आपका। तो पैकेज टूर का मतलब होता है टूर से रिलेटेड जितनी भी आपकी सर्विसेज होगी, वो एक ही बारी में आपको 2 या 3 जितनी भी सर्विसेज आपके बजट के अनुसार आपको दी जाएगी, वो सभी एक साथ कंबाइन करके जब आपको दी जाती है, तो उसको पैकेज टूर कहते हैं। ठीक है, फिर इसमें बता रखा है विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्पिंग द क्लाइंट्स और कस्टमर सेव टाइम कॉस्ट एंड अवॉइड अनसर्टेनिटीज। यानी मान लो कि आप यहाँ से अमेरिका जा रहे हो, वहां का आपका पैकेज टूर चाहिए। अब मान लो कि आपके पास कुछ आपको पता ही नहीं है कि वहां पे कौन कौन सी जगह है घूमने की। आपको थोड़ा बहुत पता है, पर आपको पता नहीं वहां कौन सा ट्रांसपोर्ट होगा, कहाँ रहेंगे, कहाँ, तो ये सब चीज आपको नहीं पता होगी। तो अगर आप एक पैकेज टूर ले लोगे, तो आपका एक तो टाइम सेव होगा, ठीक है, पैसे भी आपके बचेंगे। अब मान लो आपको पता ही नहीं वहां कितने पैसे लेते हैं, कितने ट्रांसपोर्ट वाले लेंगे आपसे, क्या वहां पे होटल का प्राइस रहेगा, तो वहां पर आपको पहले से ही पैकेज टूर के अंदर सब कुछ बता दिया जाएगा, जिससे कि वहां पे ना तो जाके आपके साथ कोई फ्रॉड हो, कोई स्कैम होगा, आपके पैसे भी बचेंगे, आपका टाइम भी सेव होगा। ठीक है, इसके बाद बता रखा है इट लार्जली इंक्लूड्स द सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्ट, एकोमोडेशन, फूड, गाइड एंड अदर मिसलिनियस सर्विसेज। यानी इसमें बता रखा है कि पैकेज टूर के अंदर लार्ज अमाउंट में सर्विसेज होती है, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, एकोमोडेशन से रिलेटेड। एकोमोडेशन का मतलब होता है जो आप होटल लेते हो, रिजॉर्ट्स लेते हो, ये सारी चीजें जहां पे आप स्टे करते हो। ठीक है, उसके बाद फूड, गाइड एंड अदर मिसलिनियस सर्विसेज जो भी होगी, वो सब कुछ आपकी पैकेज टूर के अंदर आती है। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो बेटा अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है क्लासिफिकेशंस ऑफ पैकेज टूर। यानी इसमें हमें बताना है कि पैकेज टूर को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया जा सकता है, यानी बांटा जा सकता है। ठीक है, कितने प्रकार होते हैं, ये इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको यही आंसर लिखना है। ठीक है, अब पैकेज टूर का जो मीनिंग वाला क्वेश्चन था ना, वो तो आपसे डायरेक्ट पूछ लेंगे। ठीक है, बट ये जो आपका क्लासिफिकेशन ऑफ पैकेज टूर है ना, ये डायरेक्ट नहीं आएगा। यहाँ पर जैसे मैंने आपको पार्ट 1 जिस बच्चों ने देखा होगा, जिन भी बच्चों ने, उनको पता होगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो कैसे आते हैं। यानी आपसे 2 नाम दे दिए जाएंगे, या आपको बोल दिया जाएगा कि आप ना एक ट्रैवल एजेंट हो या फिर आप एक कस्टमर हो, आपको पैकेज टूर लेना है, तो आप कौन सी क्लासिफिकेशन के पैकेज टूर को लोगे, या फिर आपके पास कितने ऑप्शंस होंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ पैकेज टूर्स के, तो आप वहां पर ये सब लिख के आओगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी सबसे पहले डेफिनेशंस देख लेते हैं हम। तो पैकेज टूर आर बेसिकली क्लासिफाइड एज इंडिपेंडेंट टूर, स्कॉटेड टूर, हॉस्टेड टूर एंड इंसेंटिवाइज टूर। यानी पैकेज टूर को 4 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। पहला है हमारा इंडिपेंडेंट, स्कॉटेड, हॉस्टेड और इंसेंटिवाइज। ठीक है, तो पहला आपका यहाँ पर आता है स्कॉटेड टूर। ठीक है, अब मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ आपको स्कॉटेड टूर होता क्या है। तो स्कॉटेड टूर का मतलब होता है जहां पे भी आप टूर करने जा रहे हो, वहां पर जिस भी डेस्टिनेशन पे आप जाओगे, वहां पर आपको एक स्कॉट मिलेगा, जो कि आपको डेस्टिनेशन से जुड़ी जानकारी देगा, वहां से जुड़ी जितनी भी चीजें होगी ना, वो आपको बताएगा। ठीक है, गाइड क्या होता है कि वो बस आपको डेस्टिनेशन पे मिलेगा और वहां की जानकारी देगा कि ये मॉन्यूमेंट कैसा था, पर वो स्कॉट जो होगा ना, वो आपको पूरे टूर की जानकारी देगा। ठीक है, तो ये होता है आपका स्कॉटेड। तो यहाँ पर बता रखा है कि एन स्कॉटेड इज अकम्पनीड बाय क्वालिफाइड, ट्रेन एंड एक्सपीरियंस टूर मैनेजर्स और गाइड्स। यानी स्कॉटेड टूर के अंदर क्या होता है कि आपको एक क्वालिफाइड, ट्रेन और एक्सपीरियंस टूर मैनेजर्स और गाइड्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि आपको हु प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड असिस्टेंट टू द ग्रुप एट द ओरिजिन। यानी वो क्या करते हैं, आप सभी को इंफॉर्मेशन देंगे, आप सभी को असिस्टेंस देंगे ग्रुप के अंदर। अगर मान लो आप ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हो, या फिर अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो, या अकेले ही ट्रैवल कर रहे हो। अकेले में तो जैसे होता नहीं है, इंडिपेंडेंट टूर जो होता है ना, मैंने आपको बताया भी था आपके पार्ट 1 में कि इंडिपेंडेंट टूर में इंसान अकेले ट्रैवल करता है, उसको किसी गाइड वगैरह की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बता रखा है कि अगर आप ग्रुप में ट्रेवल कर रहे हो, तो आपको स्कॉटेड टूर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको ये सारी चीजें दी जाएगी। उसके बाद एट द ओरिजिन एंड ऑल अबाउट द टूर, यानी टूर से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट होगी, वो आपको ये प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद टूर स्कॉट्स प्रोवाइड टाइमली असिस्टेंस एंड एडवाइस अबाउट द साइटिंग अरेंजमेंट इन फ्लाइट्स, सिटिंग अरेंजमेंट इन फ्लाइट्स, ट्रेन्स एंड साइट सीइंग कोचेस। यानी यहाँ पे बताया गया है कि जो जैसे मैंने आपको बताया था कि गाइड्स क्या होते हैं, सिर्फ डेस्टिनेशन से जुड़ी जानकारी देंगे, पर स्कॉटेड टूर के अंदर क्या होता है कि आपको आपकी फ्लाइट से जुड़ी जो सिटिंग अरेंजमेंट होगा उसकी भी जानकारी देंगे, ट्रेन कब आएगी, सिटिंग कोचेस, ये सब जानकारी आपको जो होती है वो स्कॉटेड टूर के अंदर दी जाती है। आपके पूरे टूर से रिलेटेड एक आपको एक टूर मैनेजर टाइप दे दिया जाएगा, जो कि आपको सब कुछ बताएगा। ठीक है, डेस्टिनेशन से भी जुड़ी और चीजों से भी जुड़ी। तो ये था आपका स्कॉटेड टूर।
अब आता है आपका इंडिपेंडेंट टूर। तो इंडिपेंडेंट टूर को देख लेते हैं कि ये क्या होता है। जैसे नाम से आपको कुछ ना कुछ तो याद आ रहा होगा इससे। तो इससे आपको याद आ रहा होगा फ्री इंडिपेंडेंट ट्रैवलर्स। यानी इंडिपेंडेंट टूर्स जो होते हैं वो बेसिकली फ्री इंडिपेंडेंट ट्रैवलर्स के लिए होता है, जो कि अकेले ट्रैवल करते हैं। ठीक है, अब स्कॉटेड टूर तो जो ग्रुप में ट्रैवल करेंगे उनके लिए होगा, है ना। इंडिपेंडेंट फ्री इंडिपेंडेंट टूर ट्रैवलर्स जो होते हैं में बहुत ही रेयर चांस होता है कि कोई अपना स्कॉटेड स्कॉट ले। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट टूर क्या होता है ये देखते हैं। अ पैकेज टूर इज डिजाइन फॉर इंडिपेंडेंट टूरिस्ट और फ्री इंडिपेंडेंट ट्रैवलर्स। यानी ये जो टूर होता है ना इंडिपेंडेंट टूर वाला पैकेज टूर, ये फ्री इंडिपेंडेंट ट्रैवलर्स के लिए और जो इंडिपेंडेंट टूरिस्ट होते हैं जो अकेले ट्रैवल करना चाहते हैं, जिनको किसी भी गाइड इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती, उनके लिए डिजाइन किया जाता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या है। तो दे आर वेरी मच पर्टिकुलर अबाउट सेलेक्टिंग टाइप्स ऑफ डेस्टिनेशन, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन एज सूट्स द बजट, कंफर्ट एंड टाइम। तो ये ना बहुत वो होते हैं कि अपनी चीजों को लेके बहुत ज्यादा पर्टिकुलर होते हैं कि यानी इनको कौन सी डेस्टिनेशन पे जाना है, क्या एकोमोडेशन लेंगे, क्या ट्रांसपोर्ट लेंगे। ठीक है, ये अपने टाइम को, अपने बजट को और अपने कंफर्ट को देख के ना ये अपना जितनी भी चीजें होती है, जितनी भी सर्विसेज होती है उनको डिसाइड करते हैं। ठीक है, इसके बाद बता रखा है द कॉस्ट ऑफ पैकेज टूर इज रिलेटिवली हाई एज इट इंक्लूड्स मोस्ट और कस्टमाइज सर्विसेज। अगर पैकेज टूर के अंदर मान लो कि अगर आप ऊपर से कोई सर्विसेज, मिसलिनियस सर्विसेज ऐड करवा रहे हो या फिर आप उसके अंदर कस्टमाइजेशन करवा रहे हो, तो कहीं ना कहीं जो आपका बजट होगा ना या फिर जो आपका प्राइस होगा उसका, वो कहीं ना कहीं हाई तो हो ही जाएगा पैकेज टूर का। ठीक है, क्योंकि आप उसमें कुछ ना कुछ एड ऑन करवा रहे हो। तो बेसिकली ये सब देखा जाता है इंडिपेंडेंट टूर के अंदर। इंडिपेंडेंट टूर के अंदर जो आपका टूरिस्ट होता है ना, वो बेसिकली कुछ चीजें एड ऑन करवाता है अपनी पसंद के अनुसार। ठीक है, ग्रुप में तो आप नहीं करवा सकते, ग्रुप में सबकी चॉइस चाहिए होगी, बट यहाँ पर आप करवा सकते हो। तो इंडिपेंडेंट टूर बेसिकली जो होता है एक पर्सन को कॉस्टली भी पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि ग्रुप में तो देखो बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं, बहुत सारे लोग जा रहे हैं, तो वहां पे तो कम पैसे में हो जाएगा, बट यहाँ पर ना पैसे थोड़े ज्यादा लगते हैं। ठीक है, तो ये था आपका इंडिपेंडेंट टूर। तो बेटा अब आता है आपका थर्ड पॉइंट जो कि आपका हॉस्टेड टूर। तो हॉस्टेड टूर जैसे आप नाम से पता लगा रहे हो, होस्ट यानी होस्ट बढ़ा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बताया गया हॉस्टेड टूर इज हैंडल बाय द ग्राउंड ऑपरेटर और डेस्टिनेशन मैनेजमेंट एजेंसीज। यानी जो हॉस्टेड टूर होता है बेसिकली, जब मैंने आपको बताया था कि टूर ऑपरेटर्स के टाइप्स, तो वहां पर मैंने आपको ये भी बताया था कि टूर ऑपरेटर्स के टाइप में इनबाउंड, आउटबाउंड, डोमेस्टिक और डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कंपनीज भी आई थी, है ना। तो वो यही थी। तो यहाँ पर बता रखा है ये जो हॉस्टेड टूर होता है ना, ये बेसिकली हैंडल किया जाता है ग्राउंड ऑपरेटर्स और डेस्टिनेशन मैनेजमेंट एजेंसीज के द्वारा। इसके बाद यहाँ पे बता रखा है हॉस्टेड टूर इज वन वेयर द लोकल ग्राउंड ऑपरेटर बिकम्स द होस्ट टू रिसीव द गेस्ट एट द डेस्टिनेशन। यानी बता रखा है कि मान लो अगर आप अपनी इंडिया में हो और आपका आपका एक होटल है, या फिर आप मान लो कि आप अमेरिका जा रहे हो होटल में, तो वहां पर क्या होगा, अगर आपने होस्टेड टूर लिया ना, तो आपको आपके एयरपोर्ट पे ना वो लेने के लिए आएंगे। यानी जो आपके होटल के स्टाफ्स होंगे और जो भी आपके ग्राउंड ऑपरेटर कंपनीज होंगे, उसके जो लोकल जो स्टाफ्स होंगे ना, वो आपको वहां पर लेने आएंगे, आपका वेलकम करने आएंगे। ठीक है, तो होस्टिंग का मतलब यही होता है कि आपको कोई होस्ट कर रहा है, आपका कोई वेलकम कर रहा है ना, ग्रीट कर रहा है। तो ये सारी चीजें, तो यहाँ पर आपको वहां पर रिसीव करने के लिए आएंगे गेस्ट के रूप में आपको, जो आपके स्टाफ्स होंगे। ठीक है, इसके बाद बता रखा है इट प्रोवाइड्स अ ट्रेडिशनल रिसेप्शन अपन दी अराइवल। यानी जब आप आओगे तो आपको काफी अच्छे से स्वागत किया जाएगा। ठीक है, वेलकम ड्रिंक दी जाएगी, आपको तिलक लगाया जाएगा, या फिर अलग अलग ट्रेडिशनल्स होते हैं अलग अलग जगहों के, तो मान लो जो भी वहां का होगा वो आपके साथ किया जाएगा वहां पर। यानी अलग से आपको ग्रेटिट्यूड पेश किया जाएगा वहां पे। ठीक है, इसके बाद है एयरपोर्ट पे, जैसे मैंने बताया, या रेलवे स्टेशन पे जिस भी आप ट्रांसपोर्ट से आओगे उसी प्लेटफॉर्म पे वो आपको लेने के लिए आएंगे, आपका वेलकम करेंगे। और उसके बाद जब आप होटल जाओगे या फिर जब जो भी रिजॉर्ट होगा उनका, जहां पे भी जाओगे, वहां पर आपका एक बहुत अच्छी तरीके से वेलकम किया जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका हॉस्टेड टूर। ठीक है, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की। तो फोर्थ आपका आता है इंटेंसिवाइज टूर। यानी इंटेंसिवाइज टूर क्या होता है, अब इसे देख लेते हैं। तो इंसेंटिवाइज टूर इज यूजुअली ऑल इंक्लूसिव पैकेज टूर्स दैट इंक्लूड्स ऑल एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ अ स्टैंडर्ड पैकेज टूर। यानी एक स्टैंडर्ड पैकेज टूर की तरह इसके अंदर जितने भी एसेंशियल कंपोनेंट्स होंगे वो आपको दिए जाएंगे, जो कि एक टूरिस्ट के लिए जरूरी होते हैं। उसके बाद इट इज एन ऑर्गेनाइज पैकेज दैट इज कंडक्टेड फॉर एम्प्लॉइज। यानी एक ऐसा ऑर्गेनाइज पैकेज टूर होता है, यानी पहले से इसको बना दिया जाता है। आपसे नहीं पूछेंगे कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, आपकी जरूरत के अनुसार पहले ही इसको ऑर्गेनाइज कर दिया जाता है। ठीक है, एम्प्लॉइज के लिए बेसिकली ये किया जाता है। मान लो अगर आप किसी कंपनी के अंदर आप काफी अच्छे से काम कर रहे हो, तो जब मैंने आपको माइस पढ़ाया था तो मैंने उसमें इंटेंसिवाइज भी बताया था आपको कि इंटेंसिवाइज का मतलब होता है कि जब आपको कोई, मान लो कि आप बहुत अच्छे से कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, आपके बोनस पॉइंट्स काफी ज्यादा हो गए, तो आपको जब टूर पे भेजा जाएगा तो टूर पे आपको इंसेंटिवाइज टूर दिया जाता है वहां पर, कि वो बेसिकली एम्प्लॉइज के लिए ही होता है कि अगर वो अच्छा काम करते हैं तो उनको एक ऐसा टूर पहले से ऑर्गेनाइज टूर दिया जाता है उनको। ठीक है, तो विद दी स्पॉन्सरशिप फ्रॉम द बिजनेस फेम और द कॉर्पोरेट हाउसेस। तो ये था आपका इंटेंसिवाइज टूर। यानी हमने देखा भी कि क्लासिफिकेशन ऑफ पैकेज टूर क्या थे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका आता है व्हाट इज फ्रीडम टूर। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये बेसिकली एमसीक्यूज में भी आता है और 2 मार्क्स में भी आता है। ठीक है, तो इसे करके जाना है, इंपॉर्टेंट काफी ज्यादा है। तो फ्रीडम टूर देखते हैं, जैसे नाम से आपको पता चले फ्रीडम हो, जहाँ पे आजादी हो, तो ऐसा टूर।
ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसका फर्स्ट पॉइंट आपका आता है, फ्रीडम टूर इज अरेंज एज पर द डिमांड ऑफ द कस्टमर, यानी कस्टमर की डिमांड के अनुसार इसको बनाया जाता है, इसको अरेंज किया जाता है इस पैकेज टूर को। तो यहाँ पे बताया गया इट इज अ फ्रीडम ऑफ कस्टमर्स टू सेलेक्ट द ट्रैवल, यानी फ्रीडम होती है कस्टमर को, उनकी चॉइस होती है कि वो कौन सा ट्रैवल या टूर सेलेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है। इसके बाद बता रखा है सिलेक्शन ऑफ प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट एंड द कंपोनेंट्स ऑफ पैकेज टूर इज डिसाइडेड एज पर द विश एंड बजट ऑफ द कस्टमर, यानी कस्टमर की विश और बजट के अनुसार उनके जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, या फिर जो उनकी पैकेज टूर के अंदर जितनी भी सर्विसेज होगी, प्लेसेस होगी जहाँ पे वो जाना चाहते हैं, वो सब उनके अनुसार इसमें एड ऑन किया जाता है। ठीक है। इसमें ट्रैवल एजेंट अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं करेगा, जो कस्टमर बोलेगा उसके अनुसार उसका पैकेज टूर बना के देगा। इसके बाद बता रखा है दिस टाइप ऑफ टूर डिजाइन फॉर द वर्किंग क्लास पीपल हुज बजट ऑफ एक्सपेंडिचर इज लिमिटेड एंड देयर चॉइस ऑफ प्लेसेस इज लार्जली डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, यानी यहाँ पे बता रखा है देखो कि क्या होता है ना, कुछ लोगों का बजट कम होता है पर उनकी चॉइस भी लोगों से अलग होती है। ठीक है। अब मान लो किसी को ऐसी जगह जाना पसंद है जहाँ पे बीचेस हो, ये सारी चीजें, और कई किसी को नहीं पसंद होता है, तो वो क्या करेंगे, अब उनका बजट भी अलग है, तो एक साथ तो सबको ट्रैवल नहीं करा सकते हैं। तो अब वहां पे क्या होता है ना, उस केस में फ्रीडम टूर आता है। यहाँ पर क्या होता है कि आपको इसके अंदर ये बेसिकली वर्किंग क्लास पीपल्स के लिए होता है, जिनके पास 2-3 दिन की छुट्टी होती है या फिर 1 वीक की होगी और उनको फिर से अपने जॉब पे जाना होगा। तो वहां पर इनके साथ क्या होता है कि इनके बजट को देखकर इनके जितने भी मतलब चीजें होती है, जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, सर्विसेज होते हैं, उन्हें एड ऑन किया जाता है इनके अनुसार। ठीक है। तो ये होता है आपका फ्रीडम टूर, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 में डिस्कस करा। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4, जो कि कंपोनेंट्स ऑफ पैकेज टूर, यानी पैकेज टूर के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं। ठीक है। और ये क्वेश्चन ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल से तो आपके सैंपल क्वेश्चन पेपर में भी क्वेश्चन है। ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है। मतलब इसको तो आप इंपॉर्टेंट कर ही लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये कंपोनेंट ऑफ पैकेज टूर है। ठीक है। तो कंपोनेंट्स ऑफ पैकेज टूर यानी पैकेज टूर के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं ये। तो यहाँ पर बता रखे हैं देयर आर फॉलोइंग एलिमेंट्स पैकेज टूर, यानी देखो यहाँ पे एक ट्विस्ट है। यहाँ पे क्या होता है कि कई बार आपके एग्जाम में ना एलिमेंट्स पूछ लिए जाते हैं, आपसे बोलते हैं कि एलिमेंट्स बताओ पैकेज टूर के, तो वहां पर आपको घबराना नहीं, वहां पर आपको पैकेज टूर के कंपोनेंट से लिख के आने, जो इसके कंपोनेंट्स होंगे ना वही एलिमेंट होंगे। ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये मैंने आपको पॉइंटर्स में बता रखा है, मैंने इसको डिफाइन इसलिए नहीं करा क्योंकि ये सब आप पढ़ते ही आए हो, मैंने आपको समझाया ही है काफी ज्यादा वीडियोस में भी, और वन शॉट में भी समझाया था काफी ज्यादा इन सब के बारे में, तो ना वीडियो भी ज्यादा लंबी ना हो और आपका टाइम भी वेस्ट हो, इसकी वजह से मैंने इनको डिफाइन नहीं किया है। तो आप इतना तो कर लोगे, मुझे इतना तो एक्सपेक्टेशन है आप सबसे। तो पहला आपका पॉइंट आता है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का मतलब होता है कि जहाँ पे भी आप स्टे करते हो ऐसी जगह। सेकंड आपका आता है साइट सीइंग टूर, यानी डेस्टिनेशन पे जब आप जाते हो तो मॉन्यूमेंट्स हो गए है ना, जो भी वहां पर एक डेस्टिनेशन पॉइंट होगा उसको हम साइट सीइंग टूर कहते हैं। थर्ड आपका एयरलाइंस। एयरलाइंस नाम से ही पता है आपको, जो एरोप्लेन्स होते हैं, फ्लाइट्स होती है, इन सबको एयरलाइंस के अंदर एड ऑन किया जाता है। फोर्थ आपका रेलवेज, यानी ट्रेन, इन सबसे जब आप जाते हो तो ये रेलवेज के अंदर आता है। अब बात करते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट की, सिक्स पॉइंट की, और आगे जितने भी पॉइंट्स हैं उनकी। अब आता है आपका फिफ्थ, जो कि है कार रेंटल सर्विसेज, यानी कार रेंटल जैसे मैंने आपको बताया था अभी जो हमने डिस्कस करे थे अपने क्वेश्चन नंबर वो यूनिट थर्ड, तो यूनिट थर्ड के अंदर हमने ये सब कुछ डिस्कस करा है, लग्जरी कोचेस सब डिस्कस करा है उसके अंदर, है ना। तो यहाँ पर आपका कार रेंटल सर्विसेज का मतलब होता है जो हम कार रेंट पे लेते हैं, कहीं भी हम जाते हैं टूर करने के लिए, तो अगर हमारे पास अपनी पर्सनल कार नहीं है तो हम कार रेंट पे लेके वहां पे जाते हैं, उसका पैसे हमें देने पड़ते हैं और फिर हम अपना इंडिपेंडेंट तरीके से अपने ट्रैवल कर सकते हैं। सिक्स आपका है लग्जरी कोच सर्विसेज। लग्जरी कोच सर्विसेज, लग्जरी नाम ही इसमें लग्जरी है इस पॉइंट में, तो लग्जरी से आप समझ सकते हो कि यानी इसमें आपको सारी लग्जरियस जितनी भी चीजें होती है, जितने भी कंपोनेंट सर्विसेज होते हैं वो प्रोवाइड की जाती है। सेवंथ आपका है क्रूज और फेरी सर्विसेज। क्रूज और फेरी सर्विसेज जैसे आप जानी नाम से आपको पता है कि जो भी शिप्स होती है इन सब के अंदर जो भी सर्विसेज आपको दी जाएगी इनसे रिलेटेड, उससे हम क्रूज और फेरी सर्विसेज के अंदर एड ऑन करेंगे। एट आपका है इवेंट सर्विसेज। इवेंट सर्विसेज यानी जब भी आप कहीं पे ट्रैवल करने जाते हो तो वहां पे कहीं ना कहीं कोई इवेंट हो रहा होता है। ठीक है। मान लो कि आप किसी इवेंट के समय में जा रहे हो तो वहां पे कहीं ना कहीं कोई इवेंट हो रहा होगा, तो उसकी भी सर्विसेज आपको दी जाएगी, वहां की टिकट, वहां पे जितने भी चीजें होगी वो सब आपको दिया जाएगा। नाइन्थ आपका इंश्योरेंस। मान लो अगर ऐसा कभी हो ना, बट अगर आप ट्रैवल कर रहे हो आपके साथ कोई दुर्घटना घट जाती है, कोई आपका एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो उसके लिए पहले से भी इंश्योरेंस कराती है ट्रैवल एजेंसीज। हालांकि ये बहुत कम ही लोग करवाते हैं क्योंकि बहुत कम करवाते हैं, पर जो करवाते हैं अगर उनके साथ कुछ होता है तो फिर उसका जितना भी खर्चा होता है वो सब जो आपकी ट्रैवल एजेंसी कंपनी होती है वो उठाती है। इसके बाद एट आपका आता है ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज। ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस जैसे बताया था आपको हॉस्टेल टूर के अंदर कि ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज क्या होता है। फिर एट आपका आता है मिसलिनियस सर्विसेज। मिसलिनियस सर्विसेज का मतलब है कि जो भी अलग सर्विसेज और सर्विसेज जो एक्स्ट्रा सर्विसेज एडिशनल सर्विसेज जो आपको दी जाती है, ठीक है, जो आपके पैकेज टूर में ऐड नहीं होती है पहले से बट आपको ऐड करवानी होती है, तो उसको हम मिसलिनियस सर्विसेज कहते हैं। ठीक है। तो ये था आपका पैकेज टूर के जितने भी कंपोनेंट्स थे, एलिमेंट्स थे, वो हमने डिस्कस करे और ये काफी इंपॉर्टेंट था, तो इसे करके जाना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की और 6 की। आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो कि जीआईटी एंड टेलर मेड पैकेज टूर। जीआईटी एंड टेलर मेड पैकेज टूर ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जीआईटी क्या होता है, ग्रुप इंक्लूसिव टूर, इसके बारे में हम देख चुके हैं और अभी इसमें भी हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन ना काफी इंपॉर्टेंट है, आ जाता है कई बार एग्जाम के अंदर। तो आपका है ग्रुप इंक्लूसिव टूर। तो यहाँ पे बता रखा है द जीआईटी पैकेज टूर्स आर डेवलप्ड टू इंक्लूड द बिट एंड ट्रैक डेस्टिनेशन एंड प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट आर प्रोग्राम कीपिंग द टाइम कैपेसिटी ऑफ ग्रुप मेंबर्स एंड पार्किंग एरियाज। यानी जीआईटी के अंदर बेसिकली क्या होता है कि इसके अंदर ना जो इंटरेस्ट होता है, प्लेस का ले लो आप, या फिर जो भी वहां पे
प्रोग्राम होगा, एक्टिविटीज होगी, वो सब कुछ ग्रुप पे डिपेंड करते हैं, यानी एक ग्रुप के अंदर ट्रैवल हो रहा होता है जैसे कि यहाँ पे। और यहाँ पे आपका टाइम और जो मेंबर्स होते हैं ये सब कुछ पहले से डिसाइड होता है, यानी सब बता रखा होगा कि कितने मेंबर्स का ग्रुप बनना चाहिए, उससे ज्यादा मेंबर्स नहीं लिए जाते हैं इसके अंदर। फिर इंडिपेंडेंट टूर में तो आप अपनी फैमिली ले जाओ, कुछ भी ले जाओ, तो आपके हिसाब पे आप पे डिपेंड करता है। पर ग्रुप ट्रैवल में क्या होता है कि उतने ही मेंबर्स होते हैं और उतने ही आपको लेने होते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आता है ग्रुप टूर पैकेजेस आर रिलेटिवली चीपर एज कम्पेयर टू एफआईटी टूर पैकेजेस, यानी जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि ग्रुप टूर जो होता है इसमें पैसे कम लगते हैं आपके ईच पर्सन के, ठीक है। अब मान लो आप अगर अकेले ट्रैवल करो तो आपका खर्चा काफी ज्यादा होगा क्योंकि आप अकेले ट्रांसपोर्ट ले रहे हो, ठीक है। मान लो कोई 2-4 लोग मिलके अगर ट्रांसपोर्ट लेंगे तो वहां पर पैसे कम लगेंगे, ठीक है, सब आपस में डिवाइड कर लेंगे। तो यही बात है यहाँ पे कि पैकेज ग्रुप पैकेज टूर के अंदर क्या होता है कि ये रिलेटिवली चीपर होता है एफआईटी के मुकाबले, यानी एफआईटी थोड़ा महंगा होता है और ये थोड़ा सस्ता होता है। इसके बाद यहाँ पे बता रखा है देयर इज बल्क सेल ऑफ होटल रूम्स, एयरलाइन सीट्स, कोच सर्विसेज इन द ग्रुप ऑर्गेनाइज पैकेज टूर, यानी ग्रुप ऑर्गेनाइज पैकेज टूर में बल्क में सारी चीजें ली जाती है, यानी बल्क के अंदर ही उसके अंदर होटल्स रूम्स लिए जाएंगे, बहुत सारे होटल्स, ठीक है, रूम्स जो होंगे होटल के वो सब लिए जाएंगे। एयरलाइन सीट्स, यानी एयरलाइन सीट्स भी कई बार तो ऐसा होता है ग्रुप में इतने लोग होते हैं कि नीचे की जितनी भी सीट्स होती है ना वो सारी इन्हीं को दे दी जाती है, ठीक है। उसके बाद कोच सर्विसेज आती है आपकी, ये सब कुछ बल्क में लिया जाता है, ठीक है। ये था आपका जीआईटी यानी ग्रुप इंक्लूसिव टूर। अब बात करते हैं टेलर मेड की, और टेलर मेड को हम कस्टमाइज्ड भी कहते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं कस्टमाइज्ड टेलर मेड पैकेज टूर की। तो अब देखते हैं कस्टमाइज और टेलर मेड पैकेज टूर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कस्टमाइज पैकेज टूर में इसमें ये बता रखे कस्टमाइज और टेलर मेड पैकेज टूर इज डिजाइन फॉर द फ्री इंडिपेंडेंट ट्रैवलर्स और ग्रुप इंक्लूसिव टूर, यानी दोनों के लिए ये किया जाता है। अब मान लो इसमें होता क्या है, एफआईटी वाले तो सीधा बोल देंगे कि हमें ये चीज नहीं लेनी है, हमें कस्टमाइज करानी है, यहाँ पर हमारा बदल दो। पर ग्रुप इंक्लूसिव टूर में ग्रुप के सभी मेंबर्स की वहां पर, सभी नहीं तो ऑलमोस्ट जितने भी मेंबर्स है सबको एक चॉइस देनी पड़ती है। अगर उसमें से ऑलमोस्ट लोगों की वही चॉइस है तो फिर वहां पर वो कस्टमाइजेशन होती है, ठीक है। इसके बाद बता रखा है इन मोस्ट केसेस पैकेजेस आर कस्टमाइज विद पर्सनलाइज सर्विसेज, यानी बेसिकली जो कई बार देखा गया है कि जो पैकेज होते हैं वो कस्टमाइज कराए जाते हैं लोगों के द्वारा एफआईटी कैटेगरीज में ज्यादा, ठीक है। यानी जो फ्री इंडिपेंडेंट ट्रैवलर्स होते हैं ना वो ज्यादा कस्टमाइजेशन करवाते हैं, ग्रुप वाले तो जो उनको दे देते हैं कर लेते हैं, पर कई रेयर चांसेस में ही होता है, बट जो एफआईटी वाले होते हैं वो ज्यादातर करवाते हैं। इसके बाद बता रखा है एफआईटी कैन ऑर्गेनाइज द टूर ऑन देयर ओन एंड आस्क द टूर ऑपरेटर्स फॉर सिलेक्टेड सर्विसेज, यानी वो अपने तरीके से ट्रैवल करना चाहते हैं, जैसे पहले भी बता चुकी हूँ मैं, और साथ ही साथ इसमें अपने हिसाब से वो जो सर्विसेज होते हैं उनको सिलेक्ट करते हैं। तो ये था आपका एफआईटी और कस्टमाइज टेलर मेड पैकेज टूर, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो कि डिफाइन टूर ब्रोचर, यानी टूर ब्रोचर को आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। टूर ब्रोचर का मतलब होता है जैसे आपकी आइटनरी होती है बट आइटनरी के अंदर सब चीजें नहीं बता रखी होती है, थोड़ी बहुत चीजें बता रखी होती है, बट यहाँ पे टूर ब्रोचर में क्या होता है कि आपके टूर से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है ना उसको आपको छोटे फॉर्म में बता दिया जाता है, यानी कंप्रेस करके चीजें बता दी जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको पॉइंटर्स वाइज समझते हैं। पॉइंट 1 आपका आता है टूर वाचर प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एकोमोडेशन, अदर रिलेटेड सर्विसेज टू ओवरकम द कंफ्यूजन ऑफ टूरिस्ट, यानी कंफ्यूजन जब आ जाती है ना टूरिस्ट के अंदर, यानी उन्होंने पैकेज टूर बनवा लिया पर उनको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है कि कैसा होगा। मान लो आप कहीं किसी जगह पे गए नहीं हो, पहली बार जा रहे हो वहाँ पे, तो आपको थोड़ी बहुत तो कंफ्यूजन रहेगी ना वहाँ से रिलेटेड कि कौन सा एकोमोडेशन हमें दिया जाएगा, कैसे जाना है, क्या क्या चीजें हमें करनी पड़ेगी वहाँ पे, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको थोड़ा बहुत इन सब चीजों के बारे में पहले ही बता दिया जाता है। सेकंड आपका आता है कस्टमर कैन गेट सफिशिएंट आइडिया ऑफ बुकिंग द ऑर्गेनाइज पैकेज टूर, कस्टमर के पास में एक सफिशिएंट आइडिया आ जाता है अपने पैकेज टूर से रिलेटेड। थर्ड आपका आता है इट यूजुअली रिटन इन सिंपल एंड ल्यूकेड लैंग्वेज, यानी सिंपल और ल्यूकेड लैंग्वेज के अंदर, सिंपलीफाइड फॉर्म के अंदर जो लैंग्वेज होती है वहां पर ऐसी यूज की जाती है, यानी सिंपल लैंग्वेज यूज की जाएगी। फोर्थ आपका आता है इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द टाइम ऑफ अराइवल, डिपार्चर एंड ट्रांसफर, लोकेशन ऑफ होटल विद द रूम सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट गाइड सर्विसेज, साइटसिंग एंड कल्चरल प्रोग्राम, शॉपिंग शॉप्स, यानी सब कुछ जो भी वहां पर मान लो कि आपके वहां पर टूर में जो भी शॉप्स आने वाली है, जो भी आप जहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे या फिर कुछ भी वहां पर होने वाला है, या ट्रांसपोर्ट है, गाइड है ना, साइट सीइंग से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज है, आपके होटल की लोकेशन है, ये सब चीजें ना इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत जो इन्फॉर्मेशन होती है वो पहले दे दी जाती है, जिससे कि आप वहां पर जाके कंफ्यूज ना हो या फिर आपको कुछ पता ना हो, तो आपको सब कुछ वहां पे पता हो पहले से। इसके लिए आपको टूर ब्रोचर जो होता है वो प्रोवाइड किया जाता है। अब आता है आपका डूज एंड डोंट्स आर क्लियरली मेंशन इन द ब्रोचर टू गाइड द गेस्ट टू मेक मोर इंजॉयबल एंड मेमोरेबल। तो यहाँ पर बता रखे हैं कि आपको डूज और डोंट्स जो होंगे ना वो पहले ही बता दिए जाएंगे, पहले ही मेंशन कर दिए जाएंगे ब्रोचर के अंदर, जिससे वहां पर आप कुछ ऐसे काम ना करो जिससे कि आपकी जो जर्नी है वो मेमोरेबल ना बन पाए, ठीक है। आप इसके बाद आपका आता है इट क्लियरली एक्सप्लेन्स इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव कंपोनेंट्स ऑफ सर्विसेज, इसमें बता दिया जाएगा कि कौन सा आपका इंक्लूसिव सर्विस है, कौन सा एक्सक्लूसिव है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है इट प्रोवाइड इमेजेस ऑफ प्लेसेस, ट्रांसपोर्ट, होटल, सोवेनियर शॉप्स, यानी यहाँ पर जो भी फेमस शॉप्स होगी, ट्रांसपोर्ट होंगे, जो भी आपका होटल होगा उसकी जो इमेज होगी ना वो पहले आपको दे दी जाएगी। मान लो आपको नाम नहीं मिल रहा हो तो आप इमेज देख के पहचान सकते हो कि आपका ही होटल है, ये वही शॉप है जो काफी ज्यादा फेमस है, तो ऐसे आइडिया लगा लिया जाता है टूर ब्रोचर डिजाइनिंग के साथ। तो ये था आपका टूर ब्रोचर डिजाइनिंग। अब बात करते हैं, ये तो आपका यूनिट 5 हमने डिस्कस करी, अब बात करते हैं यूनिट 6 की।
तो यूनिट 6 जिसका नेम है पैकेज टूर कॉस्टिंग, यानी पहले यूनिट 5 का नेम था टूर पैकेजिंग एंड प्रोग्रामिंग। यहाँ पर आपकी पैकेज टूर की कॉस्टिंग कैसे होती है ये बात करेंगे। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 आता है डिफाइन ब्रेक इवन एनालिसिस। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर आ सकता है। इसके बाद यहाँ पर आंसर बता रखे कि आपको एग्जाम में कैसे लिख के आना है। तो यहाँ पर बता रखे ब्रेक इवन एनालिसिस इज द वन ऑफ द की कॉन्सेप्ट ऑफ टूर कॉस्टिंग, यानी टूर कॉस्टिंग का एक की कॉन्सेप्ट है ये। इट इज द टोटल रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द सेल ऑफ पैकेज टूर, यानी पैकेज टूर से जितनी भी सेल होती है उसका टोटल रेवेन्यू इससे जनरेट होता है। एंड इट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल कॉस्ट। ये टोटल कॉस्ट के इक्वल होती है, जिसके अंदर आपकी सभी सर्विसेज की भी जो कॉस्ट होती है उसे भी इंक्लूड कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये होता है आपका ब्रेक इवन एनालिसिस। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की। तो अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो कि टाइप्स ऑफ कॉस्ट, यानी कॉस्ट की कितनी टाइप्स होती है। तो यहाँ पर बता रखा है आपको कि टूर ऑपरेशन बिजनेस हैव 2 टाइप्स ऑफ कॉस्ट, यानी टूर ऑपरेशन बिजनेस के अंदर 2 तरीके की कॉस्ट होती है। पहला आपका वेरिएबल होता है, सेकंड आपका फिक्स्ड होता है। वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो आपकी यहाँ पर डिफाइन कर रखा है। वेरिएबल कॉस्ट चेंज एज पर द नंबर ऑफ पैक्स इन दी पैकेज टूर। पैक्स का मतलब पैसेंजर होता है, यानी पैसेंजर जो होते हैं पैकेज टूर के अंदर उस पर डिपेंड करती है आपकी वेरिएबल कॉस्ट। The services that require variable cost includes meal, accommodation, entrance fees and other cost charges as per the rate पर पर्सन, यानी पर पर्सन के हिसाब से जो भी मील्स होगी, एकोमोडेशन होगा, एंट्रेंस फीस होगी, उस पे ये डिपेंड करती है आपकी वेरिएबल कॉस्ट। इसके बाद बता रखा है इट इंक्लूड्स द एक्चुअल एक्सपेंसेस, डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ रूम टिकट्स एंड द अदर पैकेज कंपोनेंट्स अकर्ड विद द सेल ऑफ ईच पैकेज, यानी पैकेज टूर के अंदर जो भी आपकी डायरेक्ट कॉस्ट होती है ना उसी को हम वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको वेरिएबल कॉस्ट के अंदर बताया मैंने कि वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है। अब बात करते हैं अपने फिक्स्ड कॉस्ट की। अब आता है आपका फिक्स्ड कॉस्ट, यानी नाम से ही पता चल रहा है फिक्स्ड, तो फिक्स्ड होगी ये कॉस्ट। तो यहाँ पर बता रखा है द चार्ज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एकर्स व्हेन द सेल ऑफ नंबर ऑफ पैकेजेस इंक्रीजेस ओवर अ पीरियड ऑफ सीजन। यानी फिक्स्ड कॉस्ट जो होता है ना ये तब आपका होता है जब आपकी जो पैकेज टूर्स की जो सेल होती है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही होती है। मान लो कि एक सीजन होता है ना जाने का, कहीं पे भी मान लो आप कहीं पे जा रहे हो तो गोवा जा रहे हो तो उसका भी एक सीजन होगा कि वहां पर ज्यादा जो लोग होंगे उस समय में आएंगे। तो जब भी वहां पर पैकेज टूर्स पैकेजेस की जो प्राइस होगी तब वो फिक्स्ड होगी जब वहां पर जो नंबर्स ऑफ पैसेंजर्स है वो ज्यादा आ रहे होंगे वहां पे। ठीक है, अब मान लेते होगे कि आप कहीं पे जाते हो, मान लो आप कहीं पे, मान लो आप खाटू श्याम जाते हो, तो खाटू श्याम जब आप जाते हो तो वहां पर जो ट्रांसपोर्ट का किराया होता है ना वो उस समय सेम होता है जब पीक सीजन होता है। तो वहां पर सब जितने भी रिक्शा वाले होंगे वो सब एक ही पैसे ले रहे होंगे आपसे। ठीक है, यानी कोई ऐसा नहीं होगा कोई ज्यादा लोग कम, क्योंकि सबको बिठवाने हैं ना अपनी सवारियों को, तो सबके पास सब जो होते हैं एक ही प्राइस लेंगे, तो इसी को फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, आपको हालांकि समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद बता रखा है फिक्स्ड कॉस्ट आर इंक्लूडेड बिफोर एक्वायरिंग द वेरिएबल सर्विसेज फॉर द पैकेज टूर, यानी फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है ना वो पहले इंक्लूड कर ली जाती है वेरिएबल सर्विसेज को ऐड करने से पहले। ठीक है, इसके बाद बता रखा है यहाँ पे दीज कॉस्ट ऑफन इंक्लूड्स एडवर्टाइजिंग, पैम्पलेट्स, ब्रोचर सैलरी, इंटरेस्ट ऑफ लोन एंड एडवांसेस। यानी ये जो पैकेज टूर का कॉस्ट होता है ना इसके अंदर इंक्लूड होता है, यानी आपकी जो एडवर्टाइजिंग होगी, जो भी कंपनी अपना एडवर्टाइजमेंट करती है ना, पैम्पलेट्स, पैम्पलेट्स का मतलब आप जानते होंगे, जिन बच्चों ने अभी होम साइंस लिया होगा उनको पता होगा पैम्पलेट्स क्या होता है। पैम्पलेट का मतलब होता है जो भी एक न्यूज़पेपर जब आप पढ़ते होगे तो आप देखते होगे कि एक बुक टाइप का एक इन्विटेशन कार्ड जैसा खुलता है ना वो, तो उसको हम पैम्पलेट कहते हैं। उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह होती है। फिर आता है आपका ब्रोचर सैलरी, ये सब इसके अंदर इंक्लूड होता है फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर। तो ये थी आपकी फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने के इसके चांसेस है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3 जो कि कंपोनेंट्स ऑफ टूर कॉस्ट, यानी टूर कॉस्ट के क्या कंपोनेंट होते हैं। तो अब जब आप देखो, जब भी आप कहीं पे जाते हो कोई सामान ही खरीदने, मान लो आप एक बिस्किट का पैकेट ही लेने जाते हो, तो बिस्किट का पैकेट जब लेने जाते हो तो आप ये सोचते हो कि आप तो बिस्किट के पैसे दे के आ रहे हो बस। पैकेजिंग के तो पैकेजिंग के मतलब वहां पे क्या होता है ना कि आप बिस्किट के सिर्फ पैसे नहीं देते हो, वहां पे आप उसकी जो पैकेजिंग होती है उसके भी पैसे देते हो, उस पे जो लेबल्स लगे होते हैं उसके भी पैसे दे के आते हो। वो जिस भी जो एजेंसीज होती है उसके द्वारा जो पास किया जाता है उस बिस्किट को, उसके भी पैसे आप देके जाते हो। ठीक है, वहां पे जितने शुगर है उस बिस्किट के अंदर या फिर उसके अंदर जो आटा है, जो मैदा है, उसके भी आप पैसे देते हो। तो यानी हर चीज के पैसे वहां पर आपसे लिए जाते हैं। यानी जो बिस्किट कंपनी है ना वो जब एडवर्टाइजमेंट करेगी तो उसके भी पैसे उसने ऐड कर रखे होते हैं उसके अंदर, यानी उसका कहीं ना कहीं प्रॉफिट होता है। हम लोग सोचते हैं 5 रुपए के तो बिस्किट है, पर वो 5 का तो बिस्किट है, पर वो बिस्किट की असल में जो कॉस्ट होगी वो 3 रुपए होगी। 2 रुपए तो वो आपकी एडवर्टाइजमेंट और भी चीजें जो होती है उसके लिए लेते हैं। ठीक है, तो ये था आपका, जैसे मैंने आपको समझाया, तो कंपोनेंट्स यही होते हैं, यानी पैकेज स्टोर के अंदर ये सारे कंपोनेंट्स जो होंगे वो आपके इंक्लूड होंगे। पहला जैसे इसमें बता रखा है रिसर्च एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, यानी रिसर्च और प्रोडक्ट को और डेवलप करने के लिए जो है वो उसके अंदर भी टूर जो कॉस्ट होती है वो आपसे ली जाती है। सेकंड आपका ट्रैवल कॉस्ट, यानी जो आप ट्रैवल कर रहे हो उससे रिलेटेड तो कॉस्ट वो लेंगे ही आपसे। थर्ड आपका एकोमोडेशन, यानी जहां भी आप स्टे करोगे वहां के भी वो पैसे लेंगे। ट्रांसफर के भी पैसे लेंगे। फिफ्थ आपका है फूड एंड बेवरेजेस, यानी जो भी आप खाओ पियोगे उसके भी पैसे लेंगे। सिक्स आपका है साइट सीइंग एंड एक्टिविटी, यानी क्या होता है ना कि कई बार
जिस भी आप डेस्टिनेशन पे जा रहे होते हैं उसकी टिकट आपको पहले ही दे दी जाती है पैकेज टूर के अंदर, ठीक है, जिससे कि वहां पर आपको कोई भी टिकट विकट लेने का झंझट ना हो, पहले ही आपको दे दी जाएगी, तो उसके भी पैसे लिए जाएंगे। सेवंथ आपका है मार्केटिंग एंड सेल्स प्रमोशन, यानी कंपनी कहीं ना कहीं अपनी मार्केटिंग और सेल्स प्रमोशन करेगी, तो वो अपना खुद का पैसा तो लगाएगी नहीं, जो आपसे लेंगे वो जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा आप सबकी कॉस्ट से, जो भी आप प्राइस उन्हें पे करके आओगे, उसी से कहीं ना कहीं उन्हीं में से वो कहीं ना कहीं वो कुछ अमाउंट जो होता है वो अपनी मार्केटिंग और सेल्स प्रमोशन में भी लगाते हैं। एट्थ आपका है एडमिनिस्ट्रेशन एंड एडवर्टाइजमेंट, यानी एडवर्टाइजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन इन्वेस्टमेंट के लिए भी वो जो पैसे होते हैं वो कंपनी आपसे लेती है। तो ये था आपका टूर, ये था आपका कंपोनेंट्स ऑफ टूर कॉस्ट, ठीक है। तो आपका समझ में आ गया होगा कि टूर कॉस्ट के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। अब बात है आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ, जो कि है डिफाइन प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज, यानी प्राइसिंग की जो स्ट्रेटेजीज होती है उनको आपको डिफाइन करना है, ठीक है। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद एक एक करके जितनी भी स्ट्रेटेजीज है उनको डिफाइन करेंगे, और ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आप बहुत अच्छे से करके जाना, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बता रखा है प्राइसिंग पैकेज टूर, इसमें बता रखा है आपका द प्राइसिंग ऑफ पैकेज डिपेंड ऑन द पोजिशनिंग एंड ब्रांडिंग ऑफ द प्रोडक्ट, यानी जैसा प्रोडक्ट होगा उसकी जो पोजीशन होगी, उसकी जो ब्रांडिंग होगी, उसकी जो क्वालिटी होगी, उसी पे उसका जो प्राइस होगा वो भी डिपेंड करेगा, ठीक है। आफ्टर एग्जामिन द ट्रेंड्स टूर ऑपरेटर एंड देयर मार्जिन्स एंड कॉस्ट ऑफ पैकेज, यानी जो भी ट्रेंड चल रहा होगा, जो भी मतलब एग्जामिन किया जाएगा जो भी ट्रेंड्स को, ठीक है। और टूर ऑपरेटर्स जो होते हैं वो उसकी कॉस्ट को, पैकेज टूर को जो मार्जिन होते हैं उसके हिसाब से प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज वो अपनी बनाते हैं, और उसके बाद उसकी जो प्राइस होती है वो सेट करते हैं, ठीक है। अब आप देखते होंगे कि किंडर जो है एक तो वो आता है जो कि महंगा वाला आता है ना, जो रियल होता है, और एक क्या होता है दुकानों पे क्या किंडर जॉय की शेप में एक बना देते हैं वो एग जैसा, और वो उसके अंदर एक चॉकलेट सी भर देंगे बस, और एक छोटा सा टॉय दे देंगे। तो वो लोकल कंपनीज जो बेचती हैं मतलब, है ना, तो वो बनाती हैं। तो उनका आप देखते होंगे किंडर जॉय की काफी छोटा सा होता है, और उसके अंदर जो क्वालिटी होती है वो भी इतनी अच्छी नहीं होती, पर किंडर जॉय की क्वालिटी देखो काफी अच्छी होती है, टॉयज भी काफी अच्छी क्वालिटी के निकलते हैं। तो वहां पर आप देख रहे होंगे दोनों की प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज किस पे डिपेंड कर रही होगी, उनकी क्वालिटी पे, ब्रांडिंग पे, पोजीशन पे, ठीक है, इन सारी चीजों पे। और वहीं लोकल वाली की भी देख रहे होंगे कि उनका कोई एडवर्टीजमेंट ही नहीं है, किंडर जॉय के देखो कितने एडवर्टीजमेंट आते हैं, टीवी में भी आते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि इसी तरीके से जो टूर पैकेज होता है ना उसकी भी प्राइसिंग डिपेंड होती है, यानी जो भी उसकी पोजीशन होगी और जो मार्केट में उसकी पोजीशन होगी, ब्रांडिंग होगी, उस पर डिपेंड करेगी उसकी प्राइसिंग, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे बता रखा है द प्राइस ऑफ द पैकेज इज लेबल्ड आफ्टर एस्टिमेटिंग द ऑपरेशनल कॉस्ट एंड मार्जिन ऑफ द प्रॉफिट, यानी पहले ये तो नहीं होगा कि जितने का उन्होंने बनाया उतने में ही आपको बेच देंगे, ऐसा तो नहीं होगा। वो अपनी बनाने में जो उनका टाइम गया है ना उसके लिए वो पैसे लेंगे आपसे, यानी वो अपना प्रॉफिट भी देखेंगे, जितना मार्जिन बनेगा प्रॉफिट का उसके हिसाब से वो प्राइस जो होगा उसका सेट करते हैं, ठीक है। इट इज द एब्सोल्युटली द फ्रीडम ऑफ टूर ऑपरेटर टू प्राइस द पैकेज, यानी बेसिकली ऐसा देखा जाता है कि टूर ऑपरेटर की फ्रीडम होती है कि वो कितना प्राइस जो है वो सेट करेंगे, पर ऐसा नहीं होता इतनी फ्रीडम कि वो कुछ भी सेट कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। मतलब उनको एक जो प्राइस होता है उसके हिसाब से, यानी प्रॉफिट लॉस सब कुछ देख के उनको प्राइस जो होता है वो सेट करना होता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं एक एक करके अपनी जितनी भी प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज है उनकी। तो यहाँ पे देखते हैं प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में। तो यहाँ पे बता रखा है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज इन दी टूर ऑपरेटर ऑपरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट आपकी आती है कोस्ट बेस्ड प्राइसिंग। तो दिस टाइप ऑफ प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज इज मेक टू ओवर द कोस्ट इन द ऑर्डर टू रीच द ब्रेक इवन पॉइंट। दिस इज द वेरी कॉमन एंड टिपिकल प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, यानी जैसे यहाँ पर नाम में ही है कि कोस्ट पे बेस्ड होती है प्राइसिंग, और ये काफी ज्यादा टिपिकल होती है और काफी कॉमन होती है, यानी हर कंपनी जो होती है इस पे प्राइसिंग करती है, अपनी कोस्ट पे बेस्ड प्राइसिंग करती है, यानी जितना पैसा उनका लग रहा है उसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट देख के वो प्राइसिंग सेट कर देती है, ठीक है। अब आती है कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग, जैसे नाम में ये कंपटीशन, तो जैसा मार्केट में कंपटीशन चल रहा होगा उसके हिसाब से यहाँ पे प्राइसिंग जो होगी वो सेट की जाएगी। तो यहाँ पे देखो डेफिनेशन, द प्राइसिंग स्ट्रेटेजी टेक्स अ टैप ऑफ द प्राइसेस ऑफ इट्स कॉम्पिटिटर इन ऑर्डर टू टैग द प्राइस ऑफ इट्स ओन प्रोडक्ट, यानी यहाँ पे देखा जाएगा कि मार्केट के अंदर जो भी कॉम्पिटिटर है उस कंपनी का, उसने जो प्राइस सेट किया है अपने प्रोडक्ट का उसके हिसाब से ही कहीं ना कहीं जो प्राइस होता है वो सेट करती है वो कंपनी भी, ठीक है। तो प्राइस में भी सेट एज द सेम प्राइस ऑफ द कॉम्पिटिटर और इट मे बी लाइट अबव और बिलो द प्राइस ऑफ कॉम्पिटिटर, यानी क्या होता है कि आपने देखा होगा मैगी और यूपी, तो मैगी और यूपी दोनों अलग अलग ब्रांड है, ठीक है। तो मैगी जो होती है वो क्या करती है, मैगी अपनी प्राइस जो उसने मार्केट में भी रखी है वो 15 रुपीज रखी है, पर यूपी जो अभी 12 रुपए की बिक रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, दोनों कॉम्पिटिटर है पता है आपको मार्केट के अंदर, पर दोनों की प्राइसिंग जो है वो अलग अलग है। मैगी ने अपना 15 का रखा है, उसने 12 का रखा है, दोनों का अलग माइंडसेट होगा। मैगी सोच रही होगी हमारी महंगी है, तो लोग समझ रहे होंगे हमारे अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं इसलिए हमारी महंगी है, ठीक है, हमारी ज्यादा अच्छी होगी। और यूपी जो सोच रही है कि हमारी सस्ती और अच्छी क्वालिटी भी है, तो लोग कहीं ना कहीं हमारे पास ही आएंगे। तो ये होती है कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग, ठीक है। मैगी और इसका एग्जांपल मत लिख के आना। टूर इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, टूर ट्रैवल एजेंसी के अंदर जो भी ट्रैवल एजेंसी कंपटीशन में चल रही होती है वो दोनों अपनी प्राइसिंग जो होती है सेम रखती है, थोड़ा बहुत ऊपर रख सकती है पर सेम ही होती है लगभग उनकी, ठीक है। तो ये था आपका कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग।
अब आती है आपके कंज्यूमर बेस्ड प्राइसिंग, यानी कंज्यूमर कौन होते हैं, हम लोग जो कि सामान को खरीदते हैं। तो जो भी कंज्यूमर होगा उसके हिसाब से प्राइसिंग जो होगी वो सेट की जाएगी। तो यहाँ पे बता रखा है दिस इज द फॉर्म ऑफ प्राइसिंग दिस दैट इज प्राइमरी सेट टू द टारगेट ऑफ कंज्यूमर बाय टेकिंग द अफोर्डेबिलिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ परचेज इनटू द कंसिडरेशन। यानी यहाँ पे बोल रखा है कि जो भी अफोर्ड कर सकता है ना कंज्यूमर, उसके हिसाब से ही पैसे वहां पर जो है सेट किए जाएंगे। यानी ये नहीं कि मान लो नटराज की पेंसिल 5 की आ रही है और वहीं अप्सरा की पेंसिल अगर 10 की कर दे, तो लोग सोचेंगे दोनों तो सेम ही है, दोनों की पेंसिल भी सेम है और दोनों का जो राइटिंग वो आती है उससे वो भी सेम ही आती है लगभग। तो फिर क्यों इनने 5 कर रखे और उसने 10 कर रखे, ठीक है। तो यहाँ पे ना कंज्यूमर को देख के नटराज ने की होगी और अप्सरा ने 10 कर दी होगी, पर अभी मार्केट में दोनों का ही 5 बचे हैं। मैं बस एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको। तो यहाँ पर ऐसे ही क्या होता है कि कस्टमर कंज्यूमर पे बेस्ड होती है। यानी कुछ ट्रैवल एजेंसी आप देखते होंगे कि हर तरीके के कस्टमर्स के लिए होते हैं, जिनका बजट कम होता है उसके लिए भी वो पैकेज टूर बनाते हैं और जिनका बजट ज्यादा होता है उनके लिए भी होता है, ठीक है। तो यानी अफोर्डेबिलिटी देखी जाती है कस्टमर की, और कस्टमर के हिसाब से जो भी प्राइसिंग की जाएगी उसको हम कंज्यूमर बेस्ड प्राइसिंग कहते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आपका। अब देखो ये तो ट्रेडिशनल 3 तरीके की थी प्राइसिंग, इसके अलावा भी कुछ प्राइसिंग स्ट्रेटजीज होती है जो कि अभी भी मार्केट के अंदर है। तो यहाँ पे बता रखा है द फॉलोइंग आर द प्राइसिंग स्ट्रेटजी यूज इन द टूर ऑपरेशन बिजनेस। यानी टूर ऑपरेशन बिजनेस के अंदर ये सारी स्ट्रेटजीज को भी फॉलो किया जाता है। पहला है रैक रेट प्राइसिंग, दूसरा है सीजनल प्राइसिंग। सीजनल प्राइसिंग का मतलब होता है जब भी कोई एक पीक सीजन चलता है ना, तो वहां पर अलग अलग प्राइसिंग होती है। मान लो पीक सीजन है तो वहां पे फिक्स्ड प्राइसिंग होगी। अब मान लो सीजन ठीक नहीं है, मतलब वहां पर ज्यादा लोग नहीं आ रहे हैं, सीजन मंदा चल रहा है, तो वहां पर प्राइसिंग भी अलग अलग होगी, कोई कुछ दे रहा होगा कोई कुछ कर रहा होगा, ठीक है। ऐसा होता है। इसके बाद थर्ड आपका लास्ट मिनट प्राइसिंग। फोर्थ आपका है पर पर्सन प्राइसिंग, यानी हर एक पर्सन के हिसाब से प्राइसिंग जो होगी वो सेट की जाएगी। फिफ्थ आपका है पर यूनिट प्राइसिंग, यानी जो यूनिट होंगे, जितने लोग होंगे, जितने सामान होंगे, उसके हिसाब से प्राइसिंग की जाएगी। तो इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये था आपका प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में। पूरे चांसेस है इसके आने के, तो अच्छे से करके जाना है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन 5 की, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन होगा यूनिट 6 का। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5, जो कि डिफाइन कॉस्ट शीट। यानी कॉस्ट शीट क्या होती है ये, तो ये ज्यादातर क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, बट आप करके चले जाओ, कहीं इसके बीच में से कोई एक दो क्वेश्चन पूछ ले एमसीक्यूज या कुछ भी, तो वहां पर आपको आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बता रखा है द कॉस्ट शीट रिफ्लेक्ट्स द कॉस्ट ऑफ द ईच कंपोनेंट इन पैकेज टूर। यानी इसके अंदर ना जितने भी कंपोनेंट होंगे पैकेज टूर के अंदर, हर एक चीज की कॉस्ट जो होगी वो ऐड की जाएगी इसके अंदर, ठीक है। इट रिक्वायर्स अ कंटिन्यूस एफर्ट्स फॉर वर्किंग आउट द कॉस्ट एस्टिमेट्स इन ऑर्डर टू फाइंड अट्रैक्टिव प्राइस दैट विल इंक्रीज स्टेट्स एंड प्रॉफिट मार्जिन। यानी क्या होता है, टूर ऑपरेटर्स के जितने भी स्टाफ्स होते हैं ना, सब मिलके इसके ऊपर काफी रिसर्च करते हैं, काफी एफर्ट्स लगाते हैं, काफी वर्क करते हैं, उसके बाद वो एक अट्रैक्टिव प्राइस लेके आते हैं जिससे कि उनकी सेल्स भी अच्छी हो और उनका प्रॉफिट भी हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कॉस्ट शीट होती कैसे है बेसिकली, ठीक है। तो ये देखो ये होती है कॉस्ट शीट। अब यहाँ पे देखो कंपोनेंट्स क्या क्या है, यानी सर्विसेज क्या क्या दी जाएगी जिसकी डायरेक्ट आपसे कॉस्ट ली जाएगी, और इनडायरेक्ट कॉस्ट। यानी देखो जब आप बिस्किट लेने जाते हो, जैसे बिस्किट का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। यानी मान लो किसी मॉल में जा रहे हो, कुछ ड्रेस खरीद के ला रहे हो, ड्रेस का लेते हैं, ठीक है। तो ड्रेस में क्या होगा कि जहां आप ड्रेस लेके जाओगे वहां पे 999 की वो 999 की आपकी ड्रेस है, ठीक है। अब वहां पे तो आप सोच के आ रहे हो कि वो 999 की ड्रेस है, पर उस 999 के अंदर कुछ कॉस्ट कपड़े की जो होगी वो हो सकती है 600 रुपये हो। आपसे 300 रुपए एक्स्ट्रा ही लिए जा रहे हो, ठीक है। 600 रुपए है पर 300 रुपए जो है, 400 रुपए जो है आपसे एक्स्ट्रा लिए जा रहे हो। वो ऐसा क्यों हो रहा है वहां पे, देखो वहां पे ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उस कंपनी को कहीं ना कहीं अपने जो एसी वहां पे मॉल में लगा रखा है उसके भी पैसे देने हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी देना है उसको। वहां पे जो लोग आ रहे हैं उनके जो उनकी जो भी मतलब उनका वेलकम किया जा रहा है, जो भी गेट्स है, जो भी फर्नीचर है जहाँ पे वो बैठेंगे, या फिर जो भी चीजें होगी, टैग्स है उनकी कपड़े पे लगे हुए, या फिर जो पैकेजिंग है उसके पैसे, सब चीज के पैसे ऐड ऑन होते हैं। बट आपसे लिए 999 लिए जाते हैं, ये कह के कि आप सिर्फ कपड़ों के पैसे दे रहे हो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वहां पर जितनी भी चीजें उनकी डायरेक्ट कॉस्ट क्या होगी, कपड़ों की। इसके बाद आपकी जो उस कपड़े की जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी, यानी जो कंपनी जो भी आप जहां से कपड़े लेके आ रहे हो, जिस भी कंपनी से, उस कंपनी की पैकेजिंग, मैनेजमेंट, सैलरी, सब उसमें ऐड ऑन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज यहाँ पे समझा रखी है कि जब आप एक पैकेज टूर लेते हो ना, तो वहां पर एकोमोडेशन के पैसे लिए जाएंगे, एयरलाइन टिकट्स, ये सब जो जो डायरेक्ट चीजें होती है ना, जो आपके टूर से रिलेटेड होती है, उसके तो पैसे लिए जाते हैं डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर, ठीक है। बट जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होते हैं इसके अंदर आपकी एडवर्टीजमेंट होगी, मार्केटिंग, सेल्स, प्रमोशन हो गया, ठीक है, मिसलीनियस जो होगी, ये सब कुछ। जो लोग इंश्योरेंस कराते हैं, जो नहीं कराते हैं, उनके पैसे भी तो बच ही जाते हैं ना। मान लो उनके साथ कोई दुर्घटना नहीं घटी, तो उनके जो इंश्योरेंस के पैसे होंगे वो बच जाएंगे, तो वो भी जो होगा वो इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो ये था आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट, जो कि हमने देखा, आपको समझ में आ गया होगा, देख लेना इसको एक बार अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा कि कॉस्ट शीट कैसी होती है, ठीक है। उसके बाद एक टोटल जो अमाउंट होता है वो बन के आता है नीचे, और प्रॉफिट भी इसके अंदर जो होता है एड ऑन किया जाता है। तो ये थी आपकी कॉस्ट शीट। जानना जरूरी था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको जानना जरूरी था कि कैसा होता है, ठीक है, इसलिए मैंने दिया इसके अंदर। तो ये थी आपकी यूनिट 6, जो कि यहीं पे खत्म होती है। अब बात करते हैं अपने यूनिट 7 की।
अब आता है आपका यूनिट 7 जिसका नेम है गवर्नमेंट एंड प्रोफेशनल बॉडीज। ये जो यूनिट है ना काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन तो पक्का बनता ही है। और यहाँ पे जो मैंने लॉन्ग क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में डिस्कस करे होंगे यूनिट 7 के, उससे बाद देख लेना, आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 आता है डीओटी डिफरेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज, यानी डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेवल जो होगा उसके जितने भी आपके जो डिफरेंट स्कीम्स है और जो पॉलिसीज है वो सब कुछ इसके अंदर डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बता रखा है द फॉलोइंग आर द मेन प्रोसीजर्स आर एस्टैब्लिशिंग ट्रैवल एजेंसीज टूर ऑपरेटर एज पर द रूल्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, यानी डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म जो होगा उसके रूल्स जो होंगे, यानी जो भी रूल्स उसने सेट कर रखे होंगे ट्रैवल एजेंसीज के लिए और टूर ऑपरेटर्स के लिए, वो सब इसमें डिस्कस किए जाएंगे। यानी जो उनकी स्कीम्स थी और जो पॉलिसीज थी के अंदर ये सभी रूल्स जो होते हैं वो आते हैं, ठीक है। तो पहला इसके अंदर बता क्या है, एप्लीकेशन शेल बी प्रिस्क्राइब फ्रॉम एंड शेल बी एड्रेस टू दी एडिशनल जनरल मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म न्यू दिल्ली एंड टू बी सबमिटेड इन डुप्लीकेट। तो यहाँ पे बता रखा है कि एप्लीकेशन आपकी प्रिस्क्राइब फॉर्म के अंदर होनी चाहिए, एड्रेस्ड होनी चाहिए, और वो भी जनरल जो एडिशनल जनरल मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है उनके द्वारा एड्रेस होनी चाहिए आपकी एप्लीकेशन, और इसे आपको सबमिट करना है डुप्लीकेट के अंदर डीओटी को, यानी डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म को। इसके बाद सेकंड आपका आता है द ट्रैवल एजेंसी शुड हैव बीन इन ऑपरेशन फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर बिफोर द डेट ऑफ एप्लीकेशन, यानी डेट जब आप एप्लीकेशन दे रहे हो वहां पर डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म को, तो वहां पर कम से कम आपकी जो ट्रैवल एजेंसी है कम से कम बिजनेस के अंदर 1 साल तो वो होनी ही चाहिए। एप्लीकेशन के टाइम से पहले तक 1 साल होनी चाहिए। 1 साल की नहीं होगी वो, अगर वो 1 साल तक वो बिजनेस में नहीं होगी तो फिर आपका एप्लीकेशन पास नहीं होगा, ठीक है। अब आता है आपका थर्ड पॉइंट जो कि द मिनिमम स्पेस ऑफ ऑफिस इज 250 स्क्वायर फीट एंड बिसाइड्स द ऑफिस मे बी लोकेटेड इन नीट एंड क्लीन एरिया एंड इक्विप्ड विद द टेलीफोन टैक्स एंड कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम एक्सेट्रा, यानी कंपनी जो होगी ना वो बेसिकली उसका जो एरिया होगा कम से कम 250 स्क्वायर फीट का होना चाहिए, और साथ ही साथ कंपनी नीट एंड क्लीन एरिया में जो है वो लोकेटेड होनी चाहिए, और वहां पर कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम और जितनी भी इंटरनेट की सर्विसेज है वो पहले से मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। फोर्थ आपका आता है द एजेंसी शुड ट्रैवल एजेंसी शुड बी अप्रूव्ड बाय आईएटीए एंड जनरल सेल्स एजेंट पीएसए एंड आईएटीए मेंबर एयरलाइंस, यानी जो एजेंसी है ट्रैवल एजेंसी वो आईएटीए और जनरल जीएसए एंड पीएसए के द्वारा अप्रूव्ड होनी चाहिए पहले से, और आईएटीए मेंबर एयरलाइन से भी अप्रूव्ड होनी चाहिए, ठीक है। इसका फिफ्थ आपका आता है ट्रैवल एजेंसी एंड इनकम टैक्स एक्सेस एंड इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द करंट असेसमेंट ईयर, यानी ट्रैवल एजेंसी के पास इनकम टैक्स एक्सेस एंड इनकम टैक्स रिटर्न जो होगा उसका करंट ईयर का असेसमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, ये आपको पता नहीं होगी पहले से, बट यहाँ पे आपको ये चीजें याद करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि इन चीजों का आपका एक्सपीरियंस नहीं है, और चीजें तो आपकी डे टू डे लाइफ से जुड़ी थी पर ये आपकी डे टू डे लाइफ से जुड़ी नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या है ना कि ये चीजें याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की। आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है आईएटीए अप्रूवल फॉर ट्रैवल एजेंसी एंड टूर ऑपरेटर, यानी टूर ऑपरेटर और ट्रैवल एजेंसी के लिए जो आईएटीए अप्रूवल होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पर जब आप देख रहे होंगे कि डीओटी में जब आप डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म के अंदर पढ़ रहे होंगे अभी, तो यहाँ पर बता रखा था उसके अंदर कि आईएटीए अप्रूवल आपको चाहिए होता है एप्लीकेशन के अंदर। तो यहाँ पर यही चीजें बता रखी है कि आईएटीए अप्रूवल होता क्या है बेसिकली। तो फर्स्ट आपका है ऑल एप्लीकेशन फॉर रिकॉग्नाइजेशन शेल एड्रेस द डायरेक्शन एजेंसी इन्वेस्टिगेशन पैनल, यानी एआईपी के द्वारा आईएटीए न्यू दिल्ली जो है वहां से जो है एप्लीकेशन जो हुई है वो एड्रेस होनी चाहिए, ठीक है, यानी वहां पे सिग्नेचर होने चाहिए जो भी वहां के मिनिस्टर होंगे या फिर जो भी वहां पे मैनेजर होंगे उनके द्वारा। सेकंड आपका है द एप्लीकेशन शुड बी ग्रांटेड अप्रूवल एंड शेल बी इन प्रिस्क्राइब फॉर्म, यानी जो आपकी एप्लीकेशन होगी वो बेसिकली अप्रूवल होनी चाहिए और प्रिस्क्राइब फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड आपका आता है द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रैवल एजेंसी शेल बी प्रमोट एंड डेवलप द ट्रैवल एजेंसी इन द कंट्री, यानी जो ट्रैवल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ना ट्रैवल एजेंसी का, यानी मान लो जब आप भी कोई जॉब के लिए भी जाते हो ना तो वहां पे आपको रेज्यूमे जो होता है उसमें ही पूछता है आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी आप क्यों करना चाहते हो ये काम। तो ऐसी ट्रैवल एजेंसी से उनका ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, तो वहां पर उनका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि वो अपनी प्रमोट करनी चाहती है और डेवलप करनी चाहती है अपनी ट्रैवल इंडस्ट्री को पूरी कंट्री में और पूरी वर्ल्ड में, ठीक है। तो ये था आपका थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट आपका आता है द कंपनी हैज टू बी इन बिजनेस फॉर एटलीस्ट 1 ईयर, यानी कंपनी को कम से कम बिजनेस के अंदर 1 साल तक होना चाहिए। फिफ्थ आपका आता है द कंपनी मस्ट हैव टू बी एटलीस्ट 2 स्टाफ मेंबर्स क्वालिफाइड फ्रॉम द आईएटीए अप्रूवल इंस्टीट्यूशन, यानी आईएटीए अप्रूवल इंस्टीट्यूशन के द्वारा 2 स्टाफ तो कम से कम क्वालिफाइड होने चाहिए और एटलीस्ट 2 स्टाफ उसमें होने चाहिए, ठीक है। सिक्स आपका आता है द कंपनी लोकेशन मस्ट बी फ्रीली एक्सेसिबल एंड आइडेंटिफिएबल टू द टूरिस्ट, यानी कंपनी की जो लोकेशन है वैसी जगह पे होनी चाहिए जो कि फ्रीली एक्सेसिबल हो, यानी आसानी से वहां पे जाया जा सके, और आइडेंटिफिएबल हो, यानी दूर से ही दिख जाए कि हाँ ये कंपनी जो है आईएटीए की है या फिर ट्रैवल एजेंसी जो है इस कंपनी की है, ठीक है। तो ये था आपका आईएटीए अप्रूवल। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड जो कि डिफाइन पाता उफ्ता फाइतो एंड आईएटीओ, यानी जब मैंने आपकी एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो प्रोफेशनल बॉडीज होती है उसकी सिर्फ फुल फॉर्म्स बताई थी, बट उसके बारे में जो डेफिनेशंस थी आगे जो डिस्कशन था वो मैंने बोला था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में करेंगे। तो ये आपके यहीं पे हम करेंगे इनको। तो ये यहाँ पर आपकी काफी ज्यादा थी प्रोफेशनल बॉडीज, तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 4 बताई है जो कि आपके एग्जाम में आएगी, ठीक है, क्योंकि अब लास्ट टाइम है तो यहाँ पर आपको वही करनी पड़ेगी जो कि आपके एग्जाम में आएगी। तो इन चारों में से ही आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, तो यही चारों पढ़ के जाना। तो यहाँ पे आता है पाता, तो यहाँ पे बता रखे द पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन इसकी
इसकी फुल फॉर्म है। इसमें बता रखा है इज अ मेंबरशिप एसोसिएशन एक्टिंग एज कैटलिस्ट फॉर द रिस्पांसिबल डेवलपमेंट फॉर द ऑफ द एशिया पैसिफिक ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री। यानी जो ये है ये बेसिकली रिस्पांसिबल और एक मेंबरशिप एसोसिएशन है जो कि रिस्पांसिबल है डेवलपमेंट के लिए, द एशिया पैसिफिक ट्रैवल एंड टूर इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए। इसके बाद बता रखा है फाउंडेड इन 1951, यानी ये 1951 में बनी थी। इसके बाद है द पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन कंटिन्यूज टू बी लीडिंग अथॉरिटी, यानी ये अपने आप को अभी भी लीडिंग अथॉरिटी की तरह जो है वो कंटिन्यू कर रही है। एडवोकेट एंड कैटलिस्ट फॉर द रिस्पांसिबल डेवलपमेंट ऑफ पैसिफिक एशिया ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री, यानी ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री जो है पैसिफिक एशिया की उसके डेवलपमेंट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। तो ये थी आपकी पाता। अब इसके पॉइंट्स देखते हैं कि इसके क्या एम्स थे। अब इसे बता रखे हैं प्रमोटिंग द एम्स ऑफ पाता मेंबर्स विल, यानी जो भी एम्स थे पाता के, यानी जो भी इसको डेवलपमेंट करना था उसके लिए क्या क्या वो चीजें करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट आपको बता रखा है प्रमोट एंड इनकरेज द हाईएस्ट लेवल ऑफ एथिक्स विद इन द टूरिस्ट एंड ट्रैवल इंडस्ट्री, यानी टूरिज्म और ट्रैवल इंडस्ट्री के अंदर जितने भी हाईएस्ट लेवल के एथिक्स होंगे उसको प्रमोट और इंकरेज करेगी। सेकेंड इसे बता रखा है प्रमोट द एम्स ऑफ पाता, यानी जो पाता के एम्स है जो गोल्स है उसको प्रमोट करने में हेल्प करेगी। सेकंड बता रखा है स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस इन ऑल एक्सेप्ट ऑफ द टूरिज्म एंड ट्रैवल इंडस्ट्री, यानी जितनी भी टूरिज्म एंड ट्रैवल इंडस्ट्री के अंदर जितने भी एक्सीलेंस है उसको और ज्यादा आगे बढ़ाएंगे। और उसके बाद बता रखा है बाय परफॉर्मिंग कंसिस्टेंटली एट और अबव एक्सेप्टेबल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, यानी जो भी इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है उसको एक्सेप्ट करेगी और कंटिन्यूसली उस पर काम करेगी, उसको परफॉर्म करेगी। ठीक है, फोर्थ आपका बता रखा है प्रोवाइड ट्रूथफुल एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, यानी जो लोग होंगे जो फिर कस्टमर्स होंगे उन सभी को ट्रूथफुल यानी सच्ची और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करेगी। तो ये थे आपके पाता के जो एम्स थे। यहाँ पर पाता के एम्स आपकी बुक में देखने जाओगे तो 10-20 दे रखे होंगे, बट यहाँ पे सिर्फ मैंने 4 बताया क्योंकि आंसर जब आप लिख के आओगे तो 4 पॉइंट्स लिख के आनी है और जो आपको जो डेफिनेशन है वो लिख के आनी है, तो इसमें आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो ज्यादा फालतू क्यों पढ़ना, जो इंपॉर्टेंट है वही करके जाना। ठीक है, तो ये था आपका पाता। अब बात करते हैं उफ्ता की। आता है आपका उफ्ता, तो उफ्ता को देख लेते हैं। तो उफ्ता की यहाँ पे पहले आपको डेफिनेशन दे रखी है, यानी आपकी जो फुल फॉर्म है वो भी बता रखी है। तो यूनाइटेड फेडरेशन ऑफ ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। एमिनेट्स फॉर द यूनिवर्सल फेडरेशन ऑफ ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन क्रिएटेड इन रोम इटली ऑन नवंबर 22 1966, यानी इसमें बता रखा है कि ये जो यूनाइटेड फेडरेशन ऑफ ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन को एमिनेट करता है। और साथ ही साथ ये जो था यूनाइटेड यानी उफ्ता जो था वो रोम में इटली के अंदर, रोम जो है वो इटली के अंदर है, तो वहां पर इसको ये क्रिएट हुआ था यानी बना था। और इसकी डेट जो थी वो नवंबर 22 1966 थी। इसके अब फंक्शंस देख लेते हैं, यानी इसका क्या क्या काम है। तो फर्स्ट इसका है द यूनाइट एंड कंसोलिडेट द फेडरेशन ऑफ ट्रैवल एजेंट नेशनल एसोसिएशन, यानी ये जो ट्रैवल एजेंट का नेशनल एसोसिएशन है ये काफी ज्यादा कंसोलिडेट और यूनाइट है टू ग्लोबली इनहांस द इंटरेस्ट ऑफ देयर मेंबर्स, यानी अपने जो भी मेंबर्स हैं उन सभी के इंटरेस्ट को इनहांस करने के लिए ग्लोबली लेवल पर। और इसके बाद सेकंड इससे बता रखा है टू रिप्रेजेंट द ट्रैवल एजेंट एक्टिविटीज, ये ट्रैवल एजेंट की एक्टिविटीज जो है उसको रिप्रेजेंट करता है बिफोर वेरियस वर्ल्ड वाइड बॉडीज गवर्नमेंट अथॉरिटीज एंड सप्लायर्स। वर्ल्ड वाइड बॉडीज गवर्नमेंट अथॉरिटीज और सप्लायर्स जो है उनसे पहले ये ट्रैवल एजेंट्स की जो भी एक्टिविटीज है उनको रिप्रेजेंट करता है। तो ये था आपका उक्ता जिसके बारे में हमने डिस्कस करा। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट उसकी। आपका फाइतो देख लेते हैं। तो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल यूथ ट्रैवल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है, इज द फाउंडिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ल्ड यूथ स्टूडेंट एंड एजुकेशनल ट्रैवल कन्फेडरेशन, यानी ये जो है बेसिकली ये वर्ल्ड यूथ स्टूडेंट्स के लिए और एजुकेशनल ट्रैवल कन्फेडरेशन के लिए ऑर्गेनाइज किया गया था। और इसके बाद इसके गोल्स बता रखे। तो फर्स्ट इसका गोल बता रखे प्रमोट द पर्सनल सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल बेनिफिट्स ऑफ द यूथ ट्रैवल एंड इंटरनेशनल एजुकेशन, यानी ये प्रमोट करता है पर्सनल सोशल इकोनॉमिक और कल्चरल बेनिफिट्स को यूथ के लिए पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे एजुकेशन के पर्पज से। सेकंड इसका आता है सपोर्ट द डेवलपमेंट एंड सक्सेस ऑफ द स्टूडेंट्स एंड यूथ ट्रैवल, यानी ये सपोर्ट करता है डेवलपमेंट को और एक सक्सेसफुल सक्सेस के लिए स्टूडेंट की और यूथ की ट्रैवल करने के लिए। थर्ड इसका आता है प्रोवाइड ट्रेडिंग नेटवर्किंग एंड नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म, यानी ये जो है एक ट्रेडिंग का नेटवर्किंग का और नॉलेज शेयरिंग का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो ये था आपका फाइतो का आता है आईएटीओ। तो आईएटीओ को देखते हैं। तो द इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स, ये इसकी फुल फॉर्म है, इज द नेशनल एपेक्स बॉडी ऑफ द टूरिज्म इंडस्ट्री, ये नेशनल एपेक्स बॉडी है टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर, जो कि कब बनी थी तो 13 जनवरी 1982 को। इसके एम्स देखते हैं, यानी गोल्स भी कह सकते हो और फंक्शंस भी कह सकते हो इसके। तो फर्स्ट इसमें आता है टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन वेलफेयर एंड गुडविल, यानी नेशनल इंटीग्रेशन और वेलफेयर और गुडविल के लिए ये प्रमोट करते हैं इन सारी चीजों को। और सेकंड इसके अंदर आता है टू सेटअप एंड मेंटेन हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स इन द इंडस्ट्री, यानी इंडस्ट्री के अंदर हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स जो है उनको मेंटेन करने का काम करता है। थर्ड इसका आता है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ दिस एसोसिएशन फ्रॉम द माल प्रैक्टिस ऑफ फॉरेन टूर ऑपरेटर्स, यानी जो इस एसोसिएशन के मेंबर है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। तो ये था आपका आईएटीओ। आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो कि इंटीग्रेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्रोफेशनल बॉडीज, यानी गवर्नमेंट और जो प्रोफेशनल बॉडीज है उनके बीच का क्या रिलेशन है और क्या रिलेशनशिप है और इससे क्या इसके बेनिफिट्स होंगे। तो फर्स्ट इससे आपको बता रखा था फॉलोइंग पॉइंट डिस्क्राइब द इंटीग्रेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्रोफेशनल बॉडीज। तो ये जितने पॉइंट्स हैं ये आपको इनके बीच के रिलेशन को बताएंगे। तो फर्स्ट इसमें आता है बिकॉज कोहेसिव शेयर्ड ऑब्जेक्टिव एंड विजन इंक्रीजिंग द लाइक्लीहुड ऑफ सक्सेसफुल डिलीवरी, यानी जो इनके बीच का ये जो इंटीग्रेशन है इसकी वजह से कोहेसिव और एक शेयर्ड ऑब्जेक्टिव और एक विजन इंक्रीजिंग, यानी ये सारी चीजें जो है इनके विजन को इंक्रीज करती है, इनके ऑब्जेक्टिव को आपस में शेयर करती है, तो इसके
इसके कारण क्या होता है, एक काफी अच्छी जो सक्सेसफुल डिलीवरी होती है, यानी सक्सेसफुल जो आउटपुट निकल के आता है वो काफी सक्सेसफुल होता है। इसमें सेकंड पॉइंट आपको बता रखा है, द इंटीग्रेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्रोफेशनल बॉडीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि काफी इंपॉर्टेंट है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है वो देखो, बिकॉज इट इज द फाउंडेशन ऑफ हायर प्रोडक्शन विद मिनिमम एक्सपेंडिचर विद याइल्ड्स हायर प्रॉफिट, यानी ये जो है ये कम खर्चे में ज्यादा प्रोडक्शन भी करती है, साथ में प्रोडक्शन के साथ जब ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो प्रॉफिट भी ज्यादा उससे मिलेगा। ठीक है। थर्ड इसमें बता रखा है, इट इंप्रूव्स रिसोर्स एफिशिएंसी, ये जो रिसोर्स की एफिशिएंसी है उसको बढ़ाती है, उसको इंप्रूव करती है। टाइप का फोर्थ जो कि है द कलेक्टिव वॉइस ऑफ इंडस्ट्री इंक्रीजिंग पावर एंड इन्फ्लुएंस, जब एक कलेक्टिव वॉइस होती है, यानी जब इन दोनों के बीच का रिलेशन अच्छा होगा गवर्नमेंट और प्रोफेशनल बॉडीज को, तो इससे इंडस्ट्री की जो पावर है और जो इन्फ्लुएंस है वो भी काफी ज्यादा बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। फिफ्थ इसमें बता रखा है, इट इंप्रूव्स कम्युनिकेशन, यानी ये कम्युनिकेशन को इंप्रूव करता है। अंडरस्टैंडिंग एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट बिटवीन लोकल अथॉरिटी और इंडस्ट्री, यानी लोकल अथॉरिटी और इंडस्ट्री के बीच में जो रिस्पेक्ट होती है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग होती है, वो काफी ज्यादा इंक्रीज होती है, इसके कारण इंप्रूव होती है। ठीक है। तो ये था आपका इंटीग्रेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रोफेशनल बॉडीज का, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जरूर पढ़ के जाना। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि रूल्स फॉर सेटिंग अप ट्रैवल एजेंसी एंड टूर ऑपरेटर्स, यानी टूर ऑपरेटर्स और ट्रैवल एजेंसी को सेटअप करने के लिए कौन से रूल्स है। ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे बता रखे टेक्निकली एंड प्रैक्टिकली द ट्रैवल एंड टूर कंपनीज नीड्स टू बी अप्रूव्ड और रिकॉग्नाइज्ड नॉट ओनली बाय द एयरलाइंस बट आल्सो बाय द होटल्स, रेलवेज एंड डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड आईएटीए, आईओटीयू, टाई एंड अदर ट्रैवल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो टेक्निकली और प्रैक्टिकली जो ट्रैवल और टूर कंपनीज है वो सिर्फ एयरलाइन से अप्रूव ना हो, बल्कि वो होटल से, रेलवे से, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म से, आईएटीए से, आईओटीयू से और टाई, इन सारी जो ट्रैवल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उनसे भी अप्रूव्ड होनी चाहिए। ठीक है। सेकंड पॉइंट इसमें बता रखा है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्रूवल एंड रिकॉग्नाइजेशन इन द कंटेक्स्ट इन फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड आईएटीए इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। तो इसमें बता रखा है सबसे इंपॉर्टेंट जो अप्रूवल होगा जिसके बिना आपका एप्लीकेशन पास ही नहीं हो सकता, वो है आपका डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म और आईएटीए यानी इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से। इसके बाद आपका थर्ड पॉइंट आता है, द गवर्नमेंट हैज प्रिपेयर्ड एंड फॉर्मुलेटेड गाइडलाइंस एंड रूल्स फॉर द बेनिफिट ऑफ ट्रैवल ट्रेड इंटरप्राइजेस एंड द ओवरऑल ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ द टूरिज्म इंडस्ट्री, यानी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे गाइडलाइंस और रूल्स बना रखे हैं जो कि ट्रैवल ट्रेड इंटरप्राइजेस के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि ये उनकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए ट्रैवल इंडस्ट्री के अंदर काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक। फोर पॉइंट देखते हैं, तो इसमें बता रखा है, दीज रूल्स एंड गाइडलाइंस आर ड्रॉन फ्रॉम द ब्रॉडर पैरामीटर ऑफ ट्रैवल ट्रेड इंडस्ट्री एंड एथिक्स ऑफ द टूरिज्म इंडस्ट्री, यानी ये जो रूल्स और गाइडलाइंस है ये ट्रैवल ट्रेड और एथिक्स ऑफ जो आपके टूरिज्म इंडस्ट्री है उसके ब्रॉडर पैरामीटर्स में सेट किए गए हैं। फिफ्थ आपका बता रखा है, दीज रूल स्टैंडर्ड्स आर प्रिपेयर्ड फॉर द इफेक्टिव एंड एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ओवर द एक्टिविटीज ऑफ ट्रैवल टूर इंटरप्राइजेस, यानी ये रूल्स और स्टैंडर्ड्स जो है इसको इसलिए प्रिपेयर किया गया है जिससे कि ट्रैवल और टूर इंटरप्राइजेस जो अपना इफेक्टिव और एग्जीक्यूटिव कंट्रोल रख सके अपनी एक्टिविटीज के अंदर। इसके बाद बता रखे, सो दैट फाइनेंशियली एंड नॉन फाइनेंशियली इंसेंटिव कैन बी प्रोवाइडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, जिससे कि फाइनेंशियली और इन फाइनेंशियली जो इंसेंटिव है वो प्रोवाइड किए जा सके टाइम टू टाइम। ठीक है। तो अब देखते हैं अपने सिक्स क्वेश्चन को, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। अब आता है आपका सिक्स क्वेश्चन, जो कि प्रोफेशनल बॉडीज की फुल फॉर्म। देखो, जब मैंने 7th यूनिट आपको पढ़ाई थी तो एक्सप्लेनेशन वीडियो में भी मैंने आपको ये सारी फुल फॉर्म्स बताई थी। ठीक है। बट इन सभी को आपको फुल फॉर्म्स को तो याद करके जाना, सारी फुल फॉर्म्स को, पर इसमें से जो एक्सप्लेनेशन वाला था ना वो मैंने आपको 4 ही बताया। ठीक है। क्योंकि उसमें से 4 ही आएंगे ही, उसमें से कोई एक आएगा, उसके अलावा नहीं आएगा। ठीक है। तो वही आप चारों करके जाना, बाकी फुल फॉर्म्स आप सारी याद कर लेना। ये यहाँ पे आपको फुल फॉर्म्स देखने को मिल रही है, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी इसका पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। बाकी टेलीग्राम का जो यूजर आईडी है वो है टूरिज्म की 82। ठीक है। तो यहाँ से आप जाके सर्च भी कर सकते हो, तो आप जल्दी से उस पर ज्वाइन भी हो जाना। तो अब बात करते हैं अपने यूनिट 8 की। तो आपका यूनिट 8 इसका नाम है ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो इसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ये यूनिट जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है। तो इस यूनिट में से देखो बेसिकली 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो आपका ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को डिफाइन करने का, जो कि 2 मार्क्स में आता है, या फिर आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाएगा जो भी ट्रैवल बेस्ड, इसकी जीडीएस बेस्ड ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसीज है उसके नेम पूछे जाएंगे, या फिर आपसे जीडीएस सिस्टम्स के नेम पूछे जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाता है इसमें से, इस यूनिट में से। तो सबसे पहले अपना क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, जो कि डिफाइन ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका फर्स्ट पॉइंट बता रखा है, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज अ ट्रैवल नेटवर्क दैट इनेबल्स इंटरकनेक्शन बिटवीन एयरलाइन कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम्स एंड ट्रैवल एजेंसी टर्मिनल्स, यानी ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो एक ऐसा ट्रैवल नेटवर्क है जो कि एयरलाइन कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम और ट्रैवल एजेंसी के बीच में जो कनेक्शन है उसको बनाता है। सेकंड इसमें बता रखा है, इट डिस्टिंक्ट कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम विच इज द रिजर्वेशन सिस्टम यूज बाय एयरलाइन, यानी इस कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम को एयरलाइन के द्वारा यूज किया जाता है। थर्ड इसमें बता रखा है, जीडीएस इज यूज बाय ट्रैवल एजेंट्स टू मेक रिजर्वेशन ऑन वेरियस एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम्स, यानी जीडीएस को यूज किया जाता है ट्रैवल एजेंट्स के द्वारा भी रिजर्वेशन करने के लिए। इसके बाद फोर्थ इसमें बता रखा है, जीडीएस इज डिफर फ्रॉम एन एयरलाइन सीआरएस इन वन क्रिटिकल एक्सपेक्ट, जीडीएस होल्ड्स नो इन्वेंट्री ऑफ इट्स ओन, द इन्वेंट्री हेल्ड इन वेरियस एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम्स, यानी इसमें बता रखा है जीडीएस जो है वो एयरलाइन के सीआरएस से यानी कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम से कुछ हद तक जो है वो अलग है, इसलिए क्योंकि जीडीएस जो है अपनी कोई भी इन्वेंट्री को होल्ड नहीं करके रखता है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बता रखा है, द मेजर जीडीएस सिस्टम, यानी
कुछ मेजर जीडीएस सिस्टम्स के नेम, जो कि मैंने बताया कि एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट आपका आता है अमाडियस, सेकंड है गैलीलियो, थर्ड है सैब्रे और फोर्थ है आपका वर्ल्ड स्पेन। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2, जो कि डिफाइन जीडीएस बेस्ड ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसीज नेम्स। जैसे मैंने बताया था, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो जीडीएस बेस्ड ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी के नेम्स क्या क्या है वो बताए जाएंगे यहाँ पे। तो आपका फर्स्ट आता है ट्रैवलोसिटी, एक्सपीडिया ट्रैवल और थर्ड है आपका ऑर्बिट्स। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये जरूर याद करके जाना है, एमसीक्यूज में पक्का आएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन थर्ड आपका आता है एवोल्यूशन ऑफ जीडीएस, यानी जीडीएस का एवोल्यूशन कैसे हुआ था। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट पॉइंट बता रखा है, जीडीएस हैज इवॉल्व फ्रॉम द फर्स्ट कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन सिस्टम्स implemented by several US airlines in late 1960s and early 1970s। यानी अर्ली 1970s और लेट 1960s के अंदर जो जीडीएस है वो पहली बारी कंप्यूटराइज रिजर्वेशन सिस्टम में इंप्लीमेंट हुआ था। ठीक है, इसके बाद सेकंड इसमें बता रखा है अमेरिकन एयरलाइंस वाज द फर्स्ट कंपनी टू डेवलप रियल टाइम कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम। यानी अमेरिकन एयरलाइंस जो थी वो पहली ऐसी कंपनी थी जिसने पहली बारी रियल टाइम कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम्स को डेवलप किया था। थर्ड इसमें बता रखा है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन semi automatic business research environment was launched in 1904 एंड हेल्प प्रोसेस 26,000 रिजर्वेशन रिक्वेस्ट पर डे। यानी ये जो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स थी और ये जो सारे रिसर्च इन्वायरमेंट थे, ये सभी लॉन्च हुए थे 1904 के अंदर, और इन्होंने कम से कम 26,000 रिसर्च जो 26,000 रिजर्वेशन थे वो एक दिन में किए थे। तो ये काफी ज्यादा अमाउंट में हुआ था रिजर्वेशन, तो इसको जरूर याद रखना। इसके बाद फोर्थ इसमें बता रखा है अर्ली 1990s सीआरएस हैज इवॉल्व इनटू मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स। यानी अर्ली जो 90s थे उसके अंदर सीआरएस मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स के अंदर इवॉल्व हुआ। इसके बाद बता रखा है दिस वाज मोटिवेटेड बाय स्ट्रेटेजिक अलायंसेस एंड मर्जेस विद द यूएस यूरोपियन कैरियर्स। तो ये क्या हुआ था कि बाद में ये जो था ये मोटिवेट हुआ था यूएस और यूरोपियन कैरियर्स के अंदर, इन्होंने एक अलायंस बनाया था, यानी एक साथ ग्रुप में जुड़ गए थे। ठीक है, तो ये इवोल्यूशन हुआ था जीडीएस का। अब आगे इसमें पॉइंट बता रखा है जीडीएस इंडस्ट्री कंटिन्यू टू इवॉल्व इन 1990s द अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिक इंटरफेसेस टू सिस्टम्स ग्रेटली एक्सपेंडेड। यानी 1990s के अंदर जो जीडीएस था वो दोबारा से इन्वॉल्व होती है इंडस्ट्री के अंदर, और इसके साथ क्या हुआ था क्योंकि यहाँ पर पब्लिक इंटरफेसेस जो थे वो अवेलेबल होने लग गए थे सिस्टम्स के अंदर, तो वो काफी ज्यादा तेजी से एक्सपेंड होने लग गया था जो आपका जीडीएस था। ठीक है, इसके बाद बता रखा है पर्टिकुलरली विद द रोल आउट ऑफ इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब। इसके बाद जो रोल आउट हुआ वो इंटरनेट के अंदर, वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर, यानी ये सारी चीजें धीरे 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 पहले ऑफलाइन हुई फिर ऑनलाइन यानी इंटरनेट के थ्रू ये आने लगी। उसके बाद बता रखे दे आर करेंटली 4 मेजर जीडीएस इन ऑपरेशन। यानी अभी करेंटली 4 मेजर जीडीएस है जो ऑपरेशन के अंदर है, यानी प्रोसेस में है। पहला आपका मैडियस है, दूसरा गैलीलियो, सैब्रे और वर्ल्ड स्पैन। इसके बाद पब्लिक इंटरफेसेस को देख लेते हैं। तो पब्लिक इंटरफेसेस टू जीडीएस कैन बी कैटेगराइज इन दी फॉलोइंग वे, यानी इसको कैटेगराइज किया गया है। तो फर्स्ट इसमें बता रखा है आपका एयरलाइन वेबसाइट, सेकंड है जीडीएस बेस्ड ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी जैसे ट्रैवलोसिटी, एक्सपीडिया, ट्रैवल ऑर्बिट्स। इसके बाद सी आपका बता रखा है ओपैक साइट्स दैट रिक्वायर सम टाइप्स ऑफ बिट पेमेंट बिफोर द नोइंग द एक्चुअल ट्रैवल शेड्यूल एंड प्राइस लाइन। ठीक है, तो ये था आपका एवोल्यूशन ऑफ जो आपका जीडीएस था उसका, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं होगा बट आपको जानना जरूरी है। कहीं एक दो इसमें से एमसीक्यूज आ सकते हैं बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसको छोड़ भी सकते हो आप। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है अमाडियस, गैलीलियो, सैब्रे और वर्ल्ड स्पैन। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएगा ना वो इसमें से बहुत ही रेयर चांसेस है, यानी 2-3% चांसेस है इसमें से क्वेश्चन नहीं बनता है। बेसिकली अभी तक तो बना नहीं है, इस साल बने कि नहीं कह नहीं सकते, पर नहीं बनेगा इसमें से। ठीक है, क्योंकि इसमें से आपको अमाडियस इन सब चीजों के बारे में नहीं पूछा जाता है। तो यहाँ पर अगर पूछा जाएगा ना बाई चांस, तो आप रिस्क मत लेना। जो आपके नोट्स है ना यूनिट 8 के, वो आपके हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी डल रखे हैं, और आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लेना, बट टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रॉपर मिल जाएंगे नोट्स। तो वहां जाके आप सिर्फ नोट्स को रीड कर लेना एक बार, अमाडियस के बारे में, गैलीलियो, सबके बारे में रीड करके चल जाना। बाय चांस आए तो आप वहां पर लिख सको कुछ ना कुछ, तो बस रीड करके चले जाना। वैसे इसमें से आता कुछ भी नहीं है, तो रेयर चांस है बट आप करके जा सकते हो। ठीक है, इसको तो ये था आपका क्वेश्चन, ये थे आपके जितने भी क्वेश्चंस थे 5 के, यूनिट 5 के, यूनिट 6 के, यूनिट 7 के, यूनिट 8 के, यहाँ पे खत्म होते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जैसे कि बेटा आपने देखा कि इस पूरी यूनिट के अंदर हमने यूनिट 5 के, यूनिट 6 के, 7 के, 8 के सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे डिस्कस करे। तो यूनिट जो इसकी वन शॉट पार्ट 1 थी उसमें हमने यूनिट 1 से लेकर 4 तक करे थे, इसमें हमने 5 से लेकर 8 तक करे। ठीक है, तो यानी आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सब कवर हो चुके हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो और हमारे एफर्ट्स दिखे हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपको चैनल बहुत अच्छा लग रहा है, आपको बेनिफिशियल लग रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ठीक है, और कमेंट में अपने सजेशन देना, अपने डाउट्स पूछना। बाकी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पर इसकी जो वन शॉट का जो पीडीएफ है वो आपको वहां पर दे दिया जाएगा। और टेलीग्राम चैनल इसलिए भी बेनिफिशियल है क्योंकि वहां पर बेसिकली आपको क्या होता है कि अगर आप कोई डाउट पूछते हो हमसे, तो विद इन आवर्स उसके सोल्यूशन आपको दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल का नेम है टूरिज्म की A2। ठीक है, अगर आप सर्च आइकन पे सर्च करोगे तो आपको वहां पे मिल जाएगा। बाकी लिंक जो है टेलीग्राम चैनल का वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के अंदर।